आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से हमारे चैनल पर। और जैसा कि आपने पोस्ट या जो मैंने टेलीग्राम पे की है या फिर जो यूट्यूब पे की है, आपने वो पोस्ट देख ली होगी। आ, मैंने ये डिसाइड किया है कि अभी नेट के एग्जाम में 1 महीना बाकी है, तो क्यों ना जो हिस्ट्री का सबसे बड़ा पोर्शन है जिसको मध्यकालीन भारत के नाम से जाना जाता है, जो कि हिस्ट्री का सबसे बड़ा पोर्शन मुझे लगता है कि वही है। और थोड़ा सा कंसेप्चुअल भी है, समझना मुश्किल भी है। तो मुझे लगा क्यों ना इस 1 महीने में कुछ ऐसा किया जाए कि 1 महीने में पूरा का पूरा जो कॉन्सेप्ट है ये सब मैं आपको पढ़ा लूँ, पूरा का पूरा मध्यकालीन भारत क्लियर कर देते हैं। तो फिर इसके लिए मैंने सोचा कि अब मैं, जैसे कि जो मेरी पिछली क्लासेस है जिसमें मैंने एक एक पॉइंट को मैंने ऐसे एक्सप्लेन करके 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 समझाया है, फिर ऐसे तो ना फिर वो उसको 5-6 महीने लग जाएंगे पूरा मध्यकालीन भारत को क्लियर होने में। तो बहुत टाइम लगेगा। लेकिन ये जो 1 महीने वाली चीज है ना, ये मतलब मेरा मेन फोकस जिनका अभी नेट का एग्जाम है उनके लिए, बट इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं जिनका नेट का एग्जाम नहीं है वो ये वीडियो नहीं देख सकते। उनके लिए तो मुझे मुझे लगता है कि ये वरदान है एक तरीके से। अब इसको पढ़ने के दो तरीके मैं आपको बताता हूँ। अभी जैसे कि अभी जिनका एग्जाम है अभी आ, इस जून में, और जिनको ये एग्जाम देना ही है, जिन्होंने इस एग्जाम की प्रिपरेशन भी की है, वो जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है ना, मैं एक एक पॉइंट को आपको समझाऊंगा। आपको बस वो पॉइंट समझ लेना है। अगर आपके पहले पढ़ा हुआ है या आप कोई बुक से पढ़ रहे हो या किसी कोचिंग से पढ़ रहे हो, तो आप अगर एक बार ये वीडियो देखोगे ना तो आपको सारे कॉन्सेप्ट और अच्छे से समझ में आ जाएंगे और आपको बहुत ज़्यादा हेल्प भी मिलेगी। लेकिन दूसरे जो स्टूडेंट्स हैं जिनको अभी नेट का एग्जाम नहीं देना है, जिनको वो सोच रहे कि हम दिसंबर का दे देंगे या फिर अभी हम इनिशियल स्टेज में प्रिपरेशन के, तो उनको तो मैं फिर यही बोलूंगा ना कि मैं पहले जो समझा रहा हूँ वो आप अच्छे से सुनना। फिर मैं साइड में हट के एक एक पॉइंट वापस समझाऊंगा, आप वो भी अच्छे से सुनना। और उसके बाद में आप एक एक पॉइंट को ना अपनी नोटबुक में लिख लेना अगर आपके पास में टाइम है तो, क्योंकि यहाँ पे बोर्ड पे लिखी हुई एक एक चीज इंपॉर्टेंट है। कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है जो मैंने बिना मतलब का लिखा है। यहाँ पे लिखी हुई हर एक चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर कम टाइम में ज्यादा कॉन्सेप्ट हमको क्लियर करने हैं, ज्यादा चीजें हमको क्लियर करनी है ना, तो फिर मैंने यहाँ पे बोर्ड पे लिखे हैं, ज्यादा छोटे आई होप कि नहीं होंगे, क्योंकि अगर मैं इससे ज्यादा बड़े लिखता ना तो फिर ऐसे तो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। मेरे को ये चाहिए था कि मैं इतने फॉन्ट फॉन्ट बड़े रखूँ कि आपको दिख जाए, समझ में आ जाए, और एक अच्छा सा जो हमारा पोर्शन है वो भी कवर हो जाए। ऐसा नहीं हो कि फिर यहाँ पे सिर्फ 3-4 लाइनें लिखी है, फिर वो तो फिर क्या ना वापस बहुत टाइम लग जाएगा लिखने में, वापस वीडियो रिकॉर्ड करने में। तो मैंने ये सोचा कि एक बार मैं पूरा का पूरा बोर्ड पे अच्छे से जो भी जितने भी फैक्ट है वो मैं लिख लूंगा। उसके बाद में वापस वीडियो को मैं रिकॉर्ड करना स्टार्ट करूंगा, और फिर वापस स्टॉप करके, वापस क्लीन करके, वापस लिखूंगा, फिर वापस रिकॉर्ड करूंगा। और ये प्रोसेस तब तक चलती रहेगी जब तक कि जो एक वंश है वो खत्म नहीं हो जाता। जैसे कि अब हम पढ़ रहे हैं गुलाम वंश, दास वंश। अब हमने इससे पहले मध्यकालीन भारत की 3-4 कक्षाएं देख ली है, जिसमें हमने जो भारत पे इस्लामी आक्रमण हुए वो हम पढ़ चुके हैं। फिर उसके बाद में सल्तनत काल की स्थापना को पढ़ चुके हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में पढ़ चुके हैं, आराम शाह के बारे में पढ़ चुके हैं, और इल्तुतमिश की जो आंतरिक जो बाह्य समस्याएं थी, यल्दोज की, कुबाचा की और मंगोल समस्या, उसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। तो ये सब चीजें मैं वापस रिपीट नहीं करने वाला हूँ। आप अगर ये वीडियो देख रहे हो, कोई पहले से देख रहे हैं जिन्होंने मेरे पहले वाले वीडियोस नहीं देखे हैं, तो आपसे नम्र निवेदन है कि एक बार आप जाइए, 2 की स्पीड में वीडियो देख लीजिए। क्योंकि जो चीज़ें मैंने बहुत डिटेल में पढ़ा ली ना, उनको फिर ऐसे पढ़ाने का कोई सेंस नहीं रहेगा। तो मैं ये वीडियो वहां से स्टार्ट कर रहा हूँ जहां से मैंने अपनी लास्ट क्लास खत्म की थी, यानी कि इल्तुतमिश की जो बाह्य समस्याएं थी हमने उनको पढ़ा था। बाह्य समस्याओं में हमने यल्दोज की समस्या पढ़ी थी, कुबाचा की समस्या पढ़ी थी और मंगोल समस्या पढ़ी थी कि इल्तुतमिश द्वारा इन समस्याओं का समाधान किस प्रकार से किया जाता है। अभी अभी वहां से वापस बिना कोई टाइम वेस्ट किए क्लास को स्टार्ट करता हूं। अभी ये जितनी भी घंटे की क्लास हो ना, 2 घंटे की, 2 घंटे 10 मिनट की, मेरा बस आपसे एक ही निवेदन है कि मैं इस क्लास को बनाने में, रिकॉर्ड करने में ना मेरा पूरा दिन जाने वाला है। और मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मेरा लिटरली पूरा दिन जाने वाला है, सुबह से शाम तक और रात तक एडिट वेडिट करके सब कुछ करने में। मैं अपना पूरा दिन दे रहा हूँ, अपनी पूरी कमिटमेंट दे रहा हूँ। जो भी जितना भी मैं कर सकता हूँ ना, उस लिमिट से बाहर जाके मैं अब ये चीजें करने जा रहा हूँ आपके लिए। तो प्लीज अभी 2-2.5 घंटे जितनी भी ये क्लास हो, आप दिल दिमाग हर चीज ना अब यहीं पे रखना। आंखें और दिमाग दोनों का कॉम्बिनेशन यहीं पे रहना चाहिए। ऐसा ना हो कि आंखें यहाँ पर, दिमाग किसी और जगह पर। ये 2 घंटे आप दे दो अच्छे से। फिर अगर आप ऑलरेडी प्रिपरेशन कर चुके हो या फिर कोई किसी जगह से कर रहे हो, तो फिर आपको नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है। जो मैं बोल रहा हूँ, जो यहाँ पे लिखा हुआ है वो समझ लो, बहुत है। और जो अभी तक एग्जाम देने का नहीं सोच रहे हैं, अभी उनको लगता है कि हम दिसंबर का एग्जाम देंगे या फिर थोड़ी और प्रिपरेशन करके देंगे, उनको तो मैं बोल रहा हूँ एक एक पॉइंट लिख लेना भाई। ये तो ना बहुत ही क्या गोल्डन कंटेंट है, ठीक है। तो लिख सकते हो तो लिख लो, नहीं तो फिर मैं
समझाने की कोशिश करता हूँ। तो पहले मैं ब्रीफली समझा देता हूँ जो मैंने यहाँ पे लिखा है। हमने अंतिम क्लास में इल्तुतमिश की जो बाह्य समस्याएं थी, हमने उनके बारे में पढ़ लिया था। अभी हम पढ़ेंगे कि अभी तक दिल्ली सल्तनत में कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई थी, उसके बाद में आराम शाह जो कि बहुत ही कम समय तक शासक रहा था, फिर इल्तुतमिश शासक बनता है। और इल्तुतमिश स्टार्ट के 10-12 साल में इतना ज्यादा उलझा रहता है विभिन्न प्रकार की समस्याओं में, जैसे यल्दौज की हो गई, कुबाचा की हो गई, मंगोलों की समस्या होगी, और भी बहुत सारी आंतरिक समस्याओं में वो बहुत ही उलझा रहता है। तो इन्हीं सब के कारण उसको टाइम नहीं मिल पाता है कि वो खलीफा से मंसूर प्राप्त कर सके। मैंने आपको बताया हुआ है, मंसूर एक प्रकार का वैधानिक मान्यता पत्र है जो कि खलीफा सुल्तान को देता था, जिससे सुल्तान को उसकी सत्ता की वैधानिक मान्यता प्राप्त होती थी, कि उसको एक वैलिडिटी मिलती थी कि अभी आपका जो भी शासन है वो एक तरीके से अभी मान्य है। सबसे ऊपर होता था, उसके नीचे बहुत सारे अन्य मुस्लिम शासक होते थे जो अलग अलग देश में शासन करते थे। उन्हीं में से हमारा एक भारत भी था जहां पर सल्तनत काल की स्थापना हो गई थी। और सल्तनत काल भी इसलिए कहते हैं क्योंकि वो लोग खलीफा से एक मान्यता पत्र प्राप्त करते हैं, और मान्यता पत्र प्राप्त करने के कारण ही इसको सल्तनत काल कहा जाता है, क्योंकि एक तरीके से वो खलीफा की सत्ता के अंडर रह के काम कर रहे हैं। वो खलीफा से ऊपर नहीं, वो खलीफा के प्रतिनिधि के रूप में काम कर रहे हैं। और खलीफा की जो सत्ता है, खलीफा का जो क्षेत्र है, उसको हमने पहले पढ़ चुके हैं कि उसको सल्तनत कहते हैं। और सल्तनत में जो शासन करने वाले होते हैं उनको सुल्तान कहते हैं। इसीलिए सल्तनत काल के सभी शासकों ने सुल्तान की उपाधि ली थी, ना कि बादशाह की। बादशाह की उपाधि मुगल शासकों ने ली थी, क्योंकि वो खुद को मानते थे सुपर पावर, कि हमारे ऊपर कोई नहीं है, हम तो खलीफा से भी ऊपर है, खलीफा के समान है, तो हमें किसी से मान्यता लेने की जरूरत है नहीं। ठीक है, तो पिछली कक्षा तक हम इल्तुतमिश की जो बाह्य समस्या है वो पढ़ चुके थे। अभी हम ये जानेंगे कि इल्तुतमिश इन सब समस्याओं से निपट के उसके बाद में 18 फरवरी 1229 को वो लेता है खलीफा से मान्यता पत्र। 18 फरवरी 1229 को खलीफा, जो बगदाद का खलीफा था, अल मुस्तनासिर बिल्ला, जो पीछे लिखा हुआ है, उससे वो प्राप्त करता है मंसूर, जिसे कहते हैं मान्यता पत्र, जिसे कहते हैं वो वैलिडिटी सर्टिफिकेट, कि अब आपकी मुस्लिम जगत में एक तरीके से आपको मान्यता मिलती है, आपके शासन को मान्यता मिलती है। अब जो आपके अधिकारी है वो भी आपको ऐसे क्वेश्चन नहीं कर सकते कि आपने अभी तक खलीफा से मंसूर प्राप्त नहीं किया तो आप वैधानिक शासक नहीं हो। ठीक है, और जो दूसरे मुस्लिम जगत के शासक है वो भी आपकी मान्यता को अभी स्वीकार करेंगे, क्योंकि खलीफा से आपको वो मंसूर पत्र प्राप्त हो चुका है। तो इसी के लिए इल्तुतमिश द्वारा अपनी सत्ता को वैधानिक मान्यता प्रदान करने के लिए, वैधानिकता प्रदान करने के लिए, वह खलीफा से मंसूर प्राप्त करता है 1229 में। 18 फरवरी 1229 में मंसूर प्राप्त करता है। उसमें 3 चीजें होती है। जो पहली चीज होती है वो होता है खुल्फा। खुल्फा यानी कि जो एक एक तरीके से जो पत्र होता है, जो कि लिखा होता है खलीफा के द्वारा। अब खलीफा अगर वैधानिक मान्यता प्रदान करता है तो पहले लिखेगा ना अच्छे से कि जो भी शासक है वहां का, उसको मैं ये मान्यता प्रदान करता हूँ कि वो उस जगह का वैधानिक शासक है। तो जो वो पत्र होता था जिसपे खलीफा लिख के देता था, चीजें अपने हस्ताक्षर करके देता था, उसको बोलते थे खुल्फा। और खिल्लत खिल्लत एक कपड़ा होता था, उस कपड़े के अंदर जो पेज होता था जहाँ पे वो लिखा गया है खुल्फा, जहाँ पे खलीफा ने अपने हस्ताक्षर किए हैं, सामने वाले शासक की सत्ता को मान्यता प्रदान की है, वो पत्र जिस कपड़े में लपेट कर रखा जाता था उस कपड़े को कहते हैं खिल्लत। खुल्फा पत्र को, खिल्लत कपड़े को। और इसी खुल्फा और खिल्लत के साथ में बहुत सारे उपहार भी खलीफा द्वारा दिए जाते थे। इन तीनों को सम्मिलित रूप से कहा जाता था मंसूर या मान्यता पत्र। ठीक है, तो इसमें पहली बात जो हमको याद रखनी है कि कब प्राप्त किया, 18 फरवरी 1229 को। कौन से खलीफा से प्राप्त किया, तो बगदाद के खलीफा अल मुस्तनासिर बिल्ला। और उसके बाद में जो इसमें कौन कौन सी चीजें प्राप्त की, तो इसमें हमने खुल्फा प्राप्त किया। खुल्फा यानी कि जो सर्टिफिकेट था मान्यता प्रदान करने वाला वो। दूसरा खिल्लत, जिसमें वो कपड़े के अंदर वो लपेटा जाता था। और उसके बाद में जो तीसरी चीज थी वो उपहार, ये सब प्राप्त करता है। कौन प्राप्त करता है, इल्तुतमिश प्राप्त करता है। क्यों प्राप्त करता है, क्योंकि अपनी सत्ता को इस्लामी जगत में मान्यता प्रदान करवाने के लिए। और इसी कारण, क्योंकि इल्तुतमिश सल्तनत काल का वो पहला शासक था जो कि खलीफा से मान्यता प्राप्त करता है और अपनी शासन को वैधानिकता प्रदान करवाता है। ऑथेंटिसिटी, वैलिडिटी, वेरिफिकेशन करता है अपनी जो पावर है, अपनी जो सत्ता है उसका। और ये करने वाला पहला शासक कौन था, तो इल्तुतमिश था।
क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक जल्दी मर गया था और उसके बाद में आराम शाह तो कुतुबुद्दीन इल्तुतमिश ने हटा दिया था। इसीलिए अगर पूछा जाता है कि दिल्ली सल्तनत का संस्थापक किसको कहते हैं, तो हम बोलते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक को कहते हैं। लेकिन अगर क्वेश्चन की फ्रेमिंग ऐसे आती है कि दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक संस्थापक या वैधानिक संस्थापक किसको कहा जाता है, वास्तविक, वैधानिक, विधिक, अगर ऐसे शब्द आ जाते हैं तो आपका उत्तर जाएगा इल्तुतमिश पर, क्योंकि इल्तुतमिश ने खलीफा से मंसूर प्राप्त किया था और जो मंसूर प्राप्त करता है वही वास्तविक वैधानिक शासक माना जाता है। जो कि इल्तुतमिश ने प्राप्त किया था तो उसको हम मानते हैं वैधानिक शासक। तो कब प्राप्त किया, कौन से खलीफा से प्राप्त किया, उसके बाद में उसमें क्या क्या सम्मिलित था, इसके लिए इल्तुतमिश को क्या कहा जाता है, ये 4 चीजें आपको याद रखनी है जो कि मानाभिषेक की प्राप्ति की थी इल्तुतमिश ने उसमें। अब बात करेंगे हम इल्तुतमिश की आंतरिक समस्याओं पे। हमने बात की इल्तुतमिश की बाह्य समस्याओं पे, हमने बात की अभी खलीफा मंसूर भी प्राप्त करवा लिया। अभी बात करेंगे हम आंतरिक समस्याओं पे कि आंतरिक समस्या कौन कौन सी थी जो कि इल्तुतमिश ने झेली थी। सबसे पहली जो हम बात करते हैं, हाँ, जो कि हमने पिछली कक्षा में पढ़ा था कि कैसे बख्तियार खिलजी जो कि मोहम्मद गौरी का एक गुलाम होता है वो कैसे बंगाल पर अधिकार करता है और बंगाल पर अपनी सत्ता स्थापित करता है। उसके बाद में कैसे अली मर्दान नामक एक सरदार बख्तियार खिलजी की हत्या कर देता है और खुद शासक बन जाता है। और उसके बाद में जब उसको जो खिलजी सरदार होते हैं वो उसको हटा देते हैं तो वो जाता है कुतुबुद्दीन ऐबक के पास में। कुतुबुद्दीन ऐबक केमाज रूमी की सहायता से एक सेना भेजता है जो कि बंगाल पर अधिकार करती है और अली मर्दान को वहां का शासक बनाती है। अली मर्दान दिल्ली सल्तनत के अधीन रहते हुए एक तरीके से शासन करता है क्योंकि उसको सत्ता दिल्ली सल्तनत की सहायता से ही प्राप्त होती है। फिर 1212 में क्या होता है कि एक और व्यक्ति होता है जिसका नाम होता है हिसामुद्दीन एवाज। वो सुल्तान गयासुद्दीन की उपाधि के साथ में अली मर्दान की हत्या करके सुल्तान बन जाता है और दिल्ली सल्तनत से खुद को स्वतंत्र कर लेता है, यानी कि बंगाल को अब दिल्ली सल्तनत के नियंत्रण में ना रख के वो अपनी खुद की प्रॉपर्टी मानता है कि बंगाल दिल्ली सल्तनत से अलग है, मैं बंगाल का सुल्तान हूं और मैं ना ही कर भेजूंगा दिल्ली सल्तनत में, यानी कि इल्तुतमिश के यहाँ ना मैं कोई कर भेजने वाला हूं, जो कि पहले अली मर्दान भेजता था क्योंकि वो एज अ इक्तादार काम करता था। इक्ता क्या होती है वो भी हम आगे पढ़ेंगे। तो बख्तियार खिलजी के बाद में अली मर्दान बनता है। अली मर्दान जो कि दिल्ली सल्तनत के अधीन रहते हुए काम करता है। उसके बाद में अली मर्दान की हत्या करके हिसामुद्दीन इवाज नाम का एक व्यक्ति सुल्तान गयासुद्दीन की उपाधि के साथ में 1212 में बंगाल का स्वतंत्र शासक खुद को घोषित करता है और सुल्तान की उपाधि लेता है। बाद में वो 1227 तक बंगाल का शासक रहता है। लेकिन जब इल्तुतमिश को पता चलता है कि अली मर्दान की हत्या की जा चुकी है और उसकी जगह पर एक स्वतंत्र शासक बैठ चुका है जिसने दिल्ली सल्तनत से अपने सारे संबंध विच्छेद कर दिए हैं और हमको कर भेजना बंद कर दिया है, तो सबसे पहले इल्तुतमिश भेजता है एक सेना अलाउद्दीन जानी के नेतृत्व में। अलाउद्दीन जानी जाता है, जाने के बाद में युद्ध होता है जो कि सुल्तान गयासुद्दीन होता है, जो उसकी उपाधि होती है जिसका वास्तविक नाम गयासुद्दीन आजम होता है। वो दिल्ली सल्तनत की सत्ता को स्वीकार कर लेता है कि मैं आपके अधीन हूँ। लेकिन जैसे ही कुछ समय बीतता है वापस उसको लगता है कि अभी मैं खुद को स्वतंत्र घोषित कर सकता हूँ, इल्तुतमिश कुछ समस्याओं में व्यस्त है, वो वापस खुद को स्वतंत्र घोषित कर देता है। वापस सुल्तान की उपाधि लेकर अपने नाम का खुतबा पढ़ाकर वापस सुल्तान बन जाता है और दिल्ली से वापस संबंध विच्छेद कर लेता है। फिर उसके बाद में इल्तुतमिश भेजता है अपने जो योग्य बेटे हैं नासिरुद्दीन मोहम्मद को, उसको भेजता है। नासिरुद्दीन मोहम्मद जाता है 1227 में, इन दोनों के बीच में वापस युद्ध होता है। लेकिन अब की बार हिसामुद्दीन एवाज यानी कि सुल्तान गयासुद्दीन युद्ध में लड़ता हुआ मारा जाता है तो फिर ना इल्तुतमिश का नियंत्रण स्थापित हो जाता है बंगाल के ऊपर। फिर नासिरुद्दीन मोहम्मद को बंगाल का सूबेदार इक्तेदार नियुक्त किया जाता है, यानी कि बंगाल को उसके नियंत्रण में रखा जाता है। लेकिन 2 साल बाद में नासिरुद्दीन मोहम्मद की मृत्यु हो जाती है और जब इसकी मृत्यु होती है तो वापस बंगाल में एक तरीके से अव्यवस्था पैदा हो जाती है। उसी अव्यवस्था का फायदा उठाते हुए जो कुछ खिलजी सरदार थे वहां पर, यानी कि जो बख्तियार खिलजी था वो भी एक खिलजी था, तो वहां पर खिलजी लोग काफी ज्यादा में थे, खिलजी सरदार काफी ज्यादा में थे। उन्होंने जैसे ही नासिरुद्दीन महमूद की मृत्यु हुई उस अव्यवस्था का फायदा उठाकर उन्होंने विद्रोह कर दिया। फिर फिर इल्तुतमिश के पास में खुद जाने के अलावा कोई चारा नहीं था। अब बंगाल में इतने विद्रोह क्यों होते थे, क्यों बार बार बंगाल खुद को दिल्ली से स्वतंत्र करता था, उसका एक रीजन है। अब पहले ऐसा तो था नहीं ना कि जैसे एरोप्लेन तो थी नहीं, या फिर बहुत ज्यादा जो आज के टाइम में जो गाड़ियां हैं वो भी थी नहीं कि हम फटाफट पहुंच जाए बंगाल में, ऐसा तो था नहीं। पहले क्या था ना कि दिल्ली से बंगाल आपको घोड़े पर या हाथियों पर
जाना पड़ता था और दिल्ली से बंगाल बहुत दूर था, यानी सुल्तान को जाते जाते 2 ढाई महीने लग जाते थे। तो बंगाल का जो भी शासक बनता था ना, उसको पता होता था कि सुल्तान एक तो आएगा, एक वापस यहाँ पे रुकेगा, जाएगा, बहुत टाइम लगेगा। तो इतनी उस दूरी का फायदा उठाते हुए कि बंगाल दिल्ली से बहुत दूर है, उस दूरी का फायदा उठाते हुए बंगाल के शासक खुद को समय समय पर स्वतंत्र घोषित करते हैं। और दिल्ली सल्तनत के साथ साथ में और बाद में जो मुगल थे उनके साथ में भी इनका निरंतर संघर्ष चलता रहता है। बाद में अकबर बंगाल का पूर्ण विलय करके इस समस्या को समाप्त करता है, लेकिन तब तक निरंतर संघर्ष चलता रहता है। कभी वापस अधीनता स्वीकार करते हैं, कभी वापस खुद को स्वतंत्र घोषित करते हैं। तो अली मर्दान की हत्या करके सुल्तान गयासुद्दीन की उपाधि के साथ में हिसामुद्दीन इवाज शासक बनता है। सबसे पहले अलाउद्दीन जानी के नेतृत्व में सेना भेजता है इल्तुतमिश। ये जो सुल्तान गयासुद्दीन होता है वो अधीनता स्वीकार करता है, लेकिन कुछ समय बाद में वापस स्वतंत्रता की घोषणा करता है, सुल्तान की उपाधि लेता है, बगदाद के खलीफा से मंसूर प्राप्त करता है। इन सब हरकतों को देखते हुए जब वह कर भेजना बंद कर देता है तो इल्तुतमिश वापस अपने योग्य पुत्र नासिरुद्दीन मोहम्मद को भेजता है। इन दोनों के बीच में युद्ध होता है, इवाज मारा जाता है, बंगाल पर दिल्ली सल्तनत का नियंत्रण स्थापित होता है। 2 साल तक नासिरुद्दीन मोहम्मद सूबेदार बन के रहता है, लेकिन 1229 में क्योंकि नासिरुद्दीन मोहम्मद की मृत्यु हो जाती है, उसके बाद में वापस अव्यवस्था पैदा हो जाती है। खिलजी सरदार विद्रोह करते हैं। इल्तुतमिश खुद अभियान करता है 1230 में, 1229 में, और उस समय खिलजी विद्रोह का दमन करके वो संपूर्ण रूप से बंगाल का विलय कर देता है दिल्ली सल्तनत के अंदर। तो 1230 में इल्तुतमिश खुद अभियान करके बंगाल का विलय करता है। इस तरीके से बंगाल की समस्या समाप्त होती है। अब दूसरी जो अभियान होते हैं वो होते हैं मेवाड़ पर, यानी मेवाड़ की जो राजधानी थी नागदा, उसके ऊपर अभियान होते हैं। उसमें जैत सिंह शासक थे मेवाड़ के, लेकिन उसमें उनको सफलता प्राप्त नहीं होती है। इल्तुतमिश को 1227 में भूताला का युद्ध होता है, जिसके बारे में आपने सुना होगा। उसमें अब जो मेवाड़ के इतिहासकार है वो ये बोलते हैं कि मेवाड़ की विजय होती है, जो मुस्लिम इतिहासकार है वो बोलते हैं कि हमारी विजय हुई है, लेकिन एक तरीके से ये युद्ध अनिर्णायक रहा था, इसमें इल्तुतमिश को सफलता नहीं मिली थी। तो इन दोनों के बीच में भूताला का युद्ध होता है, जिसमें इल्तुतमिश को सफलता नहीं मिलती है, तो वो गुस्से में नागदा को लूट के चला जाता है। फिर उस युद्ध में, यानी कि जो भूताला का युद्ध हुआ था, यानी कि जब इल्तुतमिश ने मेवाड़ पर आक्रमण किया था, तब गुजरात के शासक, यानी कि जो गुजरात की राजधानी जो अनहिलवाड़ा थी, उसके जो शासक थे सोलंकी राजपूत थे, उन्होंने नागदा की यानी कि मेवाड़ के शासकों की सहायता की थी इल्तुतमिश के विरुद्ध। तो इससे इल्तुतमिश बहुत ज्यादा खपा हो गया था गुजरात के शासकों से। तो मेवाड़ के बाद में उसने अभियान किया था गुजरात अनहिलवाड़ा पर, लेकिन वापस तब सहायता की मेवाड़ ने, तो वो वहां पर भी सफल नहीं हो पाया। यानी कि जो मेवाड़ है और जो गुजरात है, ये दोनों अभियान इल्तुतमिश के असफल थे। उसके बाद में वो अभियान करता है मालवा पर, जहां पर बहुत ही एक फेमस मंदिर था महाकाल का मंदिर, उसको तोड़ देता है। फिर उसके बाद में वो अभियान करता है कलिंजर पर, उसके बाद में करता है ग्वालियर पर। तो एक तरीके से बंगाल के बाद में मेवाड़ के बाद में गुजरात के बाद में मालवा, जहाँ पे वो मंदिर तोड़ता है, फिर कलिंजर, फिर ग्वालियर पर इसके अभियान होते हैं। और उसके बाद में आता है अवध का अभियान। अवध जो कि गंगा यमुना दोआब का बहुत ही उपजाऊ क्षेत्र है और राजस्व की दृष्टि से वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण था। और इल्तुतमिश वह पहला शासक था जिसने उस क्षेत्र की जो महत्व है, उस क्षेत्र की जो उपयोगिता है, उसको पहचाना। तो इल्तुतमिश ने कुछ सैनिकों को अपनी सेना में भर्ती करके इक्ता के रूप में अवध का छोटा छोटा क्षेत्र उनको दे दिया। यानी कि संपूर्ण अवध को हम 100% माने तो 2-2% करके ऐसे 50 से 60 हिस्से करके अलग अलग सैनिकों को दे दिए कि आपको मैं सैलरी दूंगा और आप मुझे वहां से, यानी कि बंगाल से क्या, आप मुझे अवध से, जो गंगा यमुना का जो उपजाऊ क्षेत्र है, वहां से आप मुझे राजस्व दो। तो जब इल्तुतमिश ने ऐसा किया तो इल्तुतमिश के राजस्व में बहुत ज्यादा वृद्धि होती है, लेकिन साथ ही साथ में वहां पे विद्रोह भी होता है। और विद्रोह होता है, एक व्यक्ति होता है जिसका नाम होता है परथू या बर्थू, उसको दोनों में से बहुत सारे नाम आते हैं, उसको बर्थू भी बोलते हैं, उसको परथू भी बोलते हैं। और इस समय अवध का सूबेदार इल्तुतमिश ने नियुक्त किया था अपने पुत्र नासिरुद्दीन मोहम्मद को। ये जो अवध का अभियान होता है वो बंगाल से पहले होता है, इसीलिए सबसे पहले इसका जो पुत्र होता है नासिरुद्दीन मोहम्मद, वो पहले अवध का सूबेदार रहता है, फिर उसको अवध से ही भेजा जाता है बंगाल पे जाके फिर वो मारता है इवाज को, सत्ता स्थापित करता है। फिर 2 साल बाद में मृत्यु हो जाती है बंगाल में। फिर उसके बाद में इल्तुतमिश जाता है, बंगाल पर अधिकार करता है। तो जो अवध वाला जो अधिकार हुआ वो बंगाल से पहले हुआ था। बस मैं ये बता रहा हूँ, आप ऐसे मत समझना कि बंगाल में मर गया नासिरुद्दीन मोहम्मद तो फिर वापस अवध में उसकी आत्मा कैसे आ गई सूबेदार बनने के लिए। तो ऐसा नहीं है, पहले अवध का होता है अभियान, फिर बंगाल का होता है। ठीक है।
तो अवध में जो कि गंगा यमुना का दोआब क्षेत्र था, जो कि बहुत ही उपजाऊ क्षेत्र था, इल्तुतमिश को उसकी उपयोगिता समझ में आ गई। इल्तुतमिश ने 2000 सैनिकों को अवध का क्षेत्र बांटकर उनको वहां पे स्थापित किया और उसके बाद में उनको कहा कि आप मुझे वहां से राजस्व दीजिए और मैं आपको साथ ही साथ में आपको मैं अपनी जो आपकी जो सैलरी है, आय है, वो दूंगा। तो फिर इससे जो स्थानीय लोग थे वो बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं, क्योंकि वो किसी भी विदेशी सत्ता को स्वीकार करना चाहते थे नहीं, जिसका नेतृत्व किया बर्थु नामक व्यक्ति ने। बर्थु नामक व्यक्ति जब नेतृत्व करता है, बहुत बड़ा विद्रोह होता है, उसके बाद में निरंतर ये विद्रोह चलता जाता है, लेकिन अंततः इल्तुतमिश इस विद्रोह का दमन करने में सफल हो जाता है। और जैसे ही इस विद्रोह का दमन होता है, बर्थु की मृत्यु हो जाती है, उसके बाद में अवध का भी से दिल्ली सल्तनत में विलय कर दिया जाता है बंगाल की तरह, यानी कि बंगाल और अवध इन दोनों का दिल्ली सल्तनत में विलय कर दिया गया। बीच में एक मैं लाइन बताना आपको भूल गया कि जो रणथंबोर और नागौर के अभियान हुए, उस पर भी इसको सफलता प्राप्त हुई थी। यानी कि जो पहले बंगाल का विलय किया, हम ऐसे पढ़े तो बंगाल का विलय किया, उसके बाद में अभियान किया मेवाड़ पे, जो कि असफल रहा, फिर किया गुजरात पे, जो कि असफल रहा, उसके बाद में वो अभियान करता है नागौर पे और रणथंबोर पे। इन दोनों में वो सफल रहता है और नागौर और रणथंबोर का विलय दिल्ली सल्तनत में कर लेता है। फिर वह अभियान करता है, फिर अवध का अभियान होता है, अवध में फिर वो बर्थु का विद्रोह होता है, फिर अंततः उसको भी मार दिया जाता है और बंगाल का अवध का विलय भी कर दिया जाता है। यानी कि अवध, बंगाल, नागौर और रणथंबोर, ये 4 अभियान इसके सक्सेसफुल थे। मेवाड़ और गुजरात का अभियान असफल था और ग्वालियर, कलिंजर और साथ ही साथ में मालवा, जहां पे वो महाकाल मंदिर को तोड़ता है, ये तीनों एक तरीके से अनिर्णायक थे, या फिर ना ही सफल थे ना ही असफल थे। कुछ मात्रा में उन्होंने चीजें लूटी, कुछ मात्रा में उन्होंने वहां से नजराना प्राप्त किया, लेकिन पूर्ण रूप से अधिकार भी नहीं कर पाया इल्तुतमिश। तो ये थे इल्तुतमिश की आंतरिक समस्याएं। हमने बाह्य समस्याएं में 3 चीजें देखी, कुबाचा, यल्दोज और मंगोल समस्या। फिर हमने देखा कैसे इल्तुतमिश ने मंसूर प्राप्त किया। फिर हमने ये देखा उसकी आंतरिक समस्या, जिसमें हमने बंगाल के बारे में देखा, अवध के बारे में देखा, हमने नागौर, रणथंबोर, ग्वालियर, कलिंजर और मालवा और साथ ही साथ में मेवाड़ और गुजरात के अभियान के बारे में संक्षिप्त रूप से पढ़ा। तो बाह्य समस्या हो गई, आंतरिक समस्या हो गई, मानाभिषेक की प्राप्ति हो गई। अब एक और जो बड़ी समस्या थी वो थी अमीर वर्ग की समस्या। अब इस बात को आप समझना कि मोहम्मद गौरी के जो अमीर थे, जैसा हमने पिछली कक्षा में पढ़ा है, उनको कहते थे मुइज्जी अमीर, और जो कुतुबुद्दीन ऐबक के जो अमीर थे उनको बोलते हैं कुतबी अमीर। क्योंकि दिल्ली सल्तनत की स्थापना अभी अभी नई नई हुई थी, तो जो मोहम्मद गौरी के अमीर थे वो भी दिल्ली में थे, और जो कुतुबुद्दीन ऐबक के अमीर थे वो भी दिल्ली में थे। अब मोहम्मद गौरी के अमीर और कुतुबुद्दीन ऐबक के अमीर खुद को समकक्ष मानते थे इल्तुतमिश के, और वो ऐसा मानते थे कि हमारी जो हैसियत है वो भी इल्तुतमिश के जितनी ही है, और हमारी वजह से ही ये सत्ता पे स्थापित हुआ है। तो कहीं ना कहीं एक समय के बाद में उनको इल्तुतमिश से ईर्ष्या भाव पैदा हो गया, द्वेष भाव पैदा हो गया कि ये सुल्तान क्यों है और हम एक अमीर ही क्यों है, हमारी जो सत्ता है वो लिमिटेड क्यों है, हमारे पास में इतनी ज्यादा शक्तियां क्यों नहीं है, और क्यों एक जो पहले गुलाम था जिसको हमने सपोर्ट किया वह पूर्ण रूप से शक्तिशाली बनकर इतना बड़ा शासक बन गया है। तो एक तरीके से उनके अंदर वो ईगो क्लैश हो गया था, क्योंकि वो भी खुद को इल्तुतमिश के समान मानते थे, उससे कम नहीं मानते थे, तो उनका ईगो वहां पर क्लैश हो रहा था। और बहुत से लोगों का जब ईगो क्लैश होने लग गया, तब इल्तुतमिश को ये समझ में आ गया कि जो ये अमीर है, यानी कि जो मोहम्मद गौरी के जो मुइज्जी अमीर है और कुतुबुद्दीन ऐबक के जो कुतबी अमीर है, वो कहीं ना कहीं मेरी शासन सत्ता को हड़पना चाहते हैं। तो फिर उसने क्या किया वो हम आगे बताता हूं मैं। फिर दूसरी कैटेगरी आती है अमीर की, जो कि थे जो मध्य एशिया में जो जगह है, जैसे मर्व हो गया, खुरासान हो गया, इस जगह से आए हुए लोग थे, ऐसे कि जो मुसलमान थे लेकिन तुर्क नहीं थे, गैर तुर्क मुसलमान थे। अब वो आए थे मध्य एशिया से। मध्य एशिया से क्यों आए दिल्ली में? क्योंकि मध्य एशिया के ऊपर मंगोलों के निरंतर आक्रमण हो रहे थे, चंगेज खान के निरंतर आक्रमण हो रहे थे। और मैंने आपको पिछली कक्षा में बोला है कि चंगेज खान जहां पर भी जाता था अपने साथ में मातम लेके जाता था, अपने साथ में तबाही लेके जाता था। जहां भी जाता था वो लोगों को मार देता था, महिलाओं को बेच देता था, बच्चों को गुलाम बना लेता था और उस क्षेत्रों को पूरी तरीके से उजाड़ देता था। इस तरीके के क्रूर व्यक्ति थे मंगोल और चंगेज खान। तो चंगेज खान उस समय मध्य एशिया पर आक्रमण कर रहा था, वह मध्य एशिया पर नियंत्रण स्थापित करना चाहता था, और क्योंकि मध्य एशिया पर आक्रमण होते थे तो वहां से वो परेशान होकर आ गए दिल्ली में। उनको लगा कि हम भी मुसलमान हैं, वो भी मुसलमान है, तो हमें वहां पे शेल्टर मिलेगी, हमें वहां पे सुरक्षा मिलेगी। तो फिर वो आते हैं दिल्ली के दरबार में, दिल्ली सल्तनत में, इल्तुतमिश के दरबार में, होते हैं मध्य एशिया से, मुसलमान होते हैं लेकिन तुर्क नहीं होते हैं, गैर तुर्क मुसलमान होते हैं। उनको इल्तुतमिश अपने शासन सत्ता में
पनाह देता है, जगह देता है, उनको प्रशासनिक नियुक्तियां करता है, उनको बौद्धिक वर्ग में नियुक्त करता है, उनको सेना में नियुक्त करता है, उनको वजीर बनाता है, किसी को और जगह पर नियुक्त करता है। इस तरीके से उनको भी इल्तुतमिश अपने राज्य में जो शेल्टर है, सहायता है, देता है और उनको पनाह देता है। तो दो प्रकार के अमीर हमने पढ़े अभी तक। पहले जो मोहम्मद गौरी के अमीर थे, मुइज्जी अमीर। दूसरे जो कुतुबुद्दीन ऐबक के अमीर थे, कुतबी अमीर। और तीसरे अमीर वो थे जो कि ना इंडिया के थे, मतलब ना ही भारत के थे, ना ही वो मोहम्मद गौरी के थे, ना ही वो कुतुबुद्दीन ऐबक के थे। वो थे मध्य एशिया से आए हुए अमीर जो कि मंगोल आक्रमण से परेशान होकर आए थे और दिल्ली सल्तनत में उन्हें विभिन्न पदों पर नियुक्त किया गया था, भले वो सैन्य हो, प्रशासनिक हो या बौद्धिक हो। अब बात करते हैं तीसरे प्रकार के अमीर की। तो उस समय इल्तुतमिश के बहुत सारे तुर्क दास थे। दास मतलब कि गुलाम थे, उसके सर्वेंट थे, और उनकी संख्या अराउंड 200-300 ऐसे थी। ऐसे कोई फिक्स तो नंबर नहीं है, लेकिन उसके गुलाम थे। और गुलाम कौन थे? तुर्क थे। अब वो मुसलमान भी थे, वो तुर्क भी थे, भले वो कन्वर्टेड हो या कैसे भी हो, लेकिन वो थे तुर्क। जो दूसरे वजीर थे, जो दूसरे अमीर थे जो कि मध्य एशिया से आए थे, याद रखना वो तुर्क नहीं थे, लेकिन जो उसके दास थे इल्तुतमिश के, वो तुर्क थे। और तुर्कों में भी कैसे थे? तो इसके दास थे। अब हमने एक चीज पढ़ी थी कि जो शमशुद्दीन इल्तुतमिश का जो वंश है वो कहलाता है शमशी वंश, क्योंकि इल्तुतमिश का नाम शमशुद्दीन इल्तुतमिश है। शमशी वंश कहा जाता है इल्तुतमिश के वंश को। तो जो इल्तुतमिश के गुलाम होंगे उनको भी क्या कहा जाएगा? शमशी। और गुलामों को कहा जाता है दास, तो इनको कहा जाता था शमशी दास। तुर्क थे इसलिए उनको तुर्क दास भी कहा जाता था। इनको ख्वाजा ताश भी कहा जाता था। यानी ख्वाजा ताश वो गुलाम होते थे जिनका स्वामी एक ही होता था। यानी कि कभी कभी ऐसा भी होता था कि एक गुलाम के 2-3 अलग अलग स्वामी होते थे, लेकिन जो ख्वाजा ताश प्रकार के जो गुलाम होते थे उनका स्वामी एक ही होता था। और इन सबका स्वामी कौन था? इल्तुतमिश। इसलिए इनको ख्वाजा ताश भी कहा जाता था। इल्तुतमिश के कारण इनको शमशी गुलाम भी कहा जाता था, शमशी दास भी कहा जाता था, क्योंकि इल्तुतमिश का वंश शमशी था। ये तुर्क थे इसलिए इनको तुर्क दास भी कहा जाता था। और चौथी बात, क्योंकि इल्तुतमिश सुल्तान था तो इन्होंने इल्तुतमिश की सुल्तान नाम के पीछे ही खुद को घोषित कर दिया सुल्तानी। तो ये खुद को सुल्तानी भी कहते थे क्योंकि ये सुल्तान के गुलाम थे। तो ये 4 नाम आपको याद रखने हैं। 5वां नाम भी है, इनको तुर्कान ए अहल पाक भी कहा जाता है। तुर्कान ए अहल पाक मतलब कि जो तुर्क जो गुलाम है वो, और पाक मतलब कि पवित्र, यानी कि ऐसे पवित्र लोग जिन्होंने सुल्तान की सत्ता स्वीकार की है, तो वो अपने आप में बहुत ही पवित्र हैं। गुलाम हैं लेकिन पवित्र गुलाम हैं, उस तरीके से इसका अर्थ होता है तुर्कान अहल पाक। तो 5 नाम आपको याद रखने हैं तीसरी कैटेगरी के अमीर की, जिनको शमशी दास कहा जाता है, जिनको तुर्क दास कहा जाता है, जिनको तुर्कान अहल पाक कहा जाता है, जिनको ख्वाजा ताश कहा जाता है यानी कि एक ही स्वामी के गुलाम, और जिनको सुल्तानी कहा जाता है। ये 5 नाम मैं वापस बोल रहा हूँ, तुर्कान अहल पाक, ख्वाजा ताश, सुल्तानी, तुर्कदास, और उसके बाद में जो 5वां नाम है वो है शमशी दास। ये 5 प्रकार के नाम आपको याद रखने हैं जो कि इल्तुतमिश के गुलाम थे। अब इल्तुतमिश ने क्या किया? जब इल्तुतमिश को लगा कि जो मुइज्जी अमीर है, जो कुतबी अमीर यानी कि जो कुलीन वर्ग है, जो खुद को मेरे समकक्ष मानता है, वो मुझे या मेरी सत्ता हड़पने की कोशिश कर रहे हैं, वो मुझे मारने का षड्यंत्र कर रहे हैं, इस बारे में इल्तुतमिश को पता चल जाता है। तो इल्तुतमिश के लिए ये जरूरी हो गया कि अब वह उनकी सत्ता को कंट्रोल करे, उनको कंट्रोल करे और उनकी शक्ति को पूर्ण तरीके से समाप्त कर दे। तो फिर इल्तुतमिश ने क्या किया? जो तीसरी कैटेगरी के गुलाम थे यानी कि जो इल्तुतमिश के दास थे, उन दासों को इल्तुतमिश ने अपने बड़े बड़े जो राज्य के जो बड़े बड़े पद थे, जो सैन्य पद थे, जो प्रशासनिक पद थे, जो भी जितने भी सेवाओं में जितने भी बड़े पद थे, उन सभी बड़े पदों पर धीरे धीरे इल्तुतमिश ने उन्हीं तुर्क दासों की नियुक्ति करना शुरू कर दिया। और उनकी संख्या 40 मानी जाती है, इसलिए इस व्यवस्था को कहा गया चालीसा। जो हम पढ़ते भी हैं कि चालीसा क्या थी, और तुर्कान ए चहलगामी भी इसको कहा जाता है। तो तुर्कान ए चहलगामी या चालीसा क्या था? तो तुर्कान ए चहलगामी या चालीसा एक ऐसा दल था 40 सदस्यों का। उस दल में जो लोग थे वो इल्तुतमिश के गुलाम थे, इल्तुतमिश के दास थे, जिसकी नियुक्ति इल्तुतमिश द्वारा की गई थी। यानी कि चालीसा का आरंभ इल्तुतमिश के द्वारा किया गया था, क्योंकि इल्तुतमिश जो कुलीन वर्ग के जो अमीर थे यानी कि जो कुतुबुद्दीन ऐबक और मोहम्मद गौरी के जो अमीर थे, उनकी सत्ता को खत्म करना चाहता था। इसलिए उनको नीचे धकेलने हेतु इनको ऊपर लाया गया, इनको डिमोटिवेट किया गया, इनको मोटिवेट किया गया। ठीक है, तो एक तरीके से जब उनकी सत्ता को तोड़ना था तो उनको धीरे धीरे करके उनको ऐसी जगह पे नियुक्त किया जहां पर उनके पास में ज्यादा शक्ति ना रहे। और जो बड़े बड़े पद थे, प्रशासनिक पद हो गया, सैन्य पद हो गया, या फिर कोई भी अन्य पद हो गया, इक्तदार हो गए, सूबेदार हो गए, जो भी हो गए, उनकी जगह पे
उन उन पर बड़े बड़े पदों पर इल्तुतमिश ने नियुक्त करने स्टार्ट किए अपने गुलामों को, दास को, जिसको उन्होंने नाम दिया चालीसा, जिसको कहा जाता तुर्कान ए चहलगानी। अब इसकी हमें जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है, तो पहली जानकारी मिलती है हमें, इसकी बढ़नी देता है अपनी पुस्तक तारीख फिरोज शाही में, हमें मिनहाज उस सिराज देता है तबकात ए नासिरी में, हमें इसामी की जो फुतु उस सलातीन जो पुस्तक है उसमें भी इसकी जानकारी मिलती है। तो चालीसा या तुर्कान ए चहलगामी की स्थापना इल्तुतमिश ने की थी। क्यों की थी? कुलीन अमीर वर्ग की शक्ति को तोड़ने के लिए, जो कि इल्तुतमिश के विरुद्ध निरंतर षड्यंत्र कर रहे थे, उसके लिए। इसकी जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है? तो बढ़नी की तारीख फिरोज शाही से प्राप्त होती है, इसामी की फुतु उल सलातीन से जानकारी प्राप्त होती है, और तीसरी जो जानकारी हमें प्राप्त होती है वो मिनहाज उस सिराज की तबकाते नासरी से प्राप्त होती है। अब ये जो दल था वो इल्तुतमिश के प्रति बहुत ज्यादा स्वामी भक्त था, लेकिन बड़ी बात और सबसे बुरी बात यह है कि ये सिर्फ और सिर्फ इल्तुतमिश के प्रति ही स्वामी भक्त था। जैसे ही इल्तुतमिश की मृत्यु हो जाती है, क्योंकि ये सभी लोग बहुत बड़े बड़े पदों पर थे, तो इनके अंदर अहंकार की भावना आ गई थी, और इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद में शासकों को बनाने में, शासकों को गिराने में इस दल की बहुत ज्यादा भूमिका रहती है। एक तरीके से 30 साल तक, यानी कि 1236 में इल्तुतमिश की मृत्यु और 1266 में बलबन जब सत्ता में आता है, उस 30 साल तक कम से कम 5 से 6 शासक बने और गए। तो इन 5-6 से शासकों की नियुक्ति में इस चालीसा का बहुत ज्यादा योगदान था। इसलिए इस 30 जो काल है, यानी कि 1236 और 1266 तक का काल है, इसको कहते हैं हम चालीसा का काल, क्योंकि इनकी लॉयल्टी, इनकी स्वामी भक्ति सिर्फ और सिर्फ इल्तुतमिश के प्रति थी, बाकी किसी के प्रति नहीं थी। और जैसे ही इल्तुतमिश की मृत्यु हो जाती है, इनको बड़े बड़े पद तो ऑलरेडी दिए जा चुके थे, इनकी शक्ति में वृद्धि हो चुकी थी, तो फिर ये एक तरीके से निरंकुश हो जाते हैं और कंट्रोल करते हैं शासन सत्ता पर, अपनी मोनोपोली चलाते हैं शासन सत्ता पर। हम उसमें पढ़ेंगे कि कैसे रकनुद्दीन फिरोज शाह शासक बना, कैसे रजिया सुल्ताना शासक बनी, कैसे बहराम शाह शासक बनता है, कैसे अलाउद्दीन मसूद शाह शासक बनता है, कैसे नासिरुद्दीन मोहम्मद शासक बनता है, और फिर कैसे बलबन शासक बनता है। और बलबन जो कि खुद चालीसा का सदस्य रह चुका था, उसको पता था कि चालीसा में क्या होता है, कैसे होता है, पूरी प्रोसेस क्या है। और जब एक इंसान को किसी चीज के बारे में पूर्णतया पता होता है, तो उसको ये भी पता होता है कि इसकी कमजोरियां क्या क्या है। तो बलबन चालीसा से पूर्ण रूप से भिज्ञ था, उसको पूरी की पूरी बातें चालीसा की पता थी, क्योंकि वो बहुत समय तक चालीसा का सदस्य रहा था। और बलबन को पता था कि अगर मुझे शासक बनना है तो मुझे चालीसा की शक्ति को तोड़ना पड़ेगा। तो 30 साल बाद में जब बलबन शासक बनता है, तब इन जो चालीसा होती है, जो तुर्कान ए चहलगामी होती है, जिसकी स्थापना इल्तुतमिश द्वारा की जाती है, इसकी शक्ति का दमन बलबन करता है 30 साल बाद में। ठीक है, तो ये है अमीर वर्ग की समस्या, जिसमें 3 प्रकार के अमीर थे। पहले कुलीन अमीर, कुतबी, मुइजी। दूसरे वो अमीर जो कि मध्य एशिया से आए थे। तीसरे वो अमीर जो कि तुर्कदास थे, जिसको इल्तुतमिश ने कुलीन वर्ग की सत्ता को समाप्त करने के लिए प्रमोट किया था, बड़े बड़े पद दिए थे। फिर यही आगे जाके निरंकुश बन जाते हैं, शासन सत्ता पर अपनी मोनोपोली स्थापित कर लेते हैं, किंग मेकर बन जाते हैं, शासक को बनने में और शासक को वापस बिगाड़ने में, उसकी सत्ता को हड़पने में इनकी बहुत ज्यादा योग्य भूमिका रहती है। एक तरीके से शासन अव्यवस्था स्थापित हो जाती है, जिसका दमन बलबन करता है 1266 में, जब वह शासक बनता है। तो चालीसा का दमन होता है 30 साल बाद में, यानी कि 1266 में। इसकी जानकारी कहाँ पे प्राप्त होती है, क्या क्या जरूरी बात थी, वो भी मैंने आपको बता दी। अब हमने बाह्य समस्याओं के बारे में पढ़ लिया, हमने आंतरिक समस्याओं के बारे में पढ़ लिया, हमने मंसूर प्राप्ति के बारे में पढ़ लिया, हमने अमीर वर्ग की समस्या के बारे में पढ़ लिया। अब ऐसे कुछ सुधार थे, प्रशासनिक सुधार थे, जो कि इल्तुतमिश ने किए थे। पहली बात जो याद रखनी है, इल्तुतमिश वो पहला शासक था जिसने फारसी यानी जो ईरानी परंपराएं थी उनको दिल्ली सल्तनत में अपनाया। ईरान में क्या होता था, ईरान में आप आपकी पुत्री को भी शासक बना सकते हो। ईरान में ऐसी प्रथा प्रचलित थी, जो फारसी परंपरा थी, कि आप अपने बेटे या बेटी किसी को भी शासक बना सकते हो। और हमें ऐसी बहुत सी शासिकाओं के नाम भी मिलते हैं, जो ईरानी हिस्ट्री है, जो फारसी राजतंत्र है, उसमें हमें ऐसी बहुत सी शासिकाओं के नाम मिलते हैं जिन्होंने वहां पे शासन किया था। तो एक तरीके से इल्तुतमिश ने भी अपने राज्य शासन व्यवस्था में ईरानी यानी फारसी परंपराओं को अपनाया, और ऐसा करने वाला वह पहला शासक था। और इसी फारसी ईरानी परंपराओं के आधार पर ही उसने अपनी पुत्री रजिया सुल्ताना को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया था। क्योंकि नासिरुद्दीन मोहम्मद जो कि इल्तुतमिश का सबसे योग्य पुत्र था, उसकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद में इल्तुतमिश को लगा कि मेरे जितने भी बाकी के जो पुत्र हैं, यानी कि जो बेटे हैं, वो एक नंबर के निकम्मे हैं, किसी काम के नहीं है। जो काम की है, जो निकम्मी नहीं है, वो है मेरी बेटी रजिया सुल्ताना, और उसी को मैं अपना उत्तराधिकारी नियुक्त करता हूं, क्योंकि वो योग्य है। लेकिन जो चालीसा थी, जो इस्लामी जगत था, वह उस समय किसी भी औरत को, किसी भी लड़की को
कभी भी शासक बनते हुए स्वीकार नहीं कर सकता था। फिर हम आगे पढ़ेंगे कि कैसे क्या होता है, रजिया सुल्तान कैसे बनती है, उनके समय में कौन कौन सी बातें होती है, कैसे पतन होता है, वो हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन बस मैं आपको कॉन्सेप्ट के लिए बता रहा हूं कि ऐसे होता है। तो इल्तुतमिश ने सबसे पहले फारसी परंपराओं को दिल्ली सल्तनत में अपनाया। न्याय के लिए एक घंटी लगाई उसने अपने दरबार के बाहर, अपने महल के बाहर, जो कि संगमरमर के दो शेर बने हुए थे। उन दोनों शेरों के गले में वो घंटियां डाली गई और कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति अगर लाल वस्त्र पहनकर आएगा और ये घंटी बजाएगा तो एक तरीके से उनको न्याय मिलेगा। तो ये एक तरीके से न्याय की व्यवस्था थी, जिसमें कोई व्यक्ति जो पीड़ित होता था, जिसको न्याय की जरूरत होती थी, वह जाता था, घंटी बजाता था, लाल वस्त्र पहन के जाता था। लाल वस्त्र को न्याय का प्रतीक माना जाता है, इसलिए कहा जाता था कि आप लाल वस्त्र पहन के आना। और उस घंटियों को जोड़ा गया था इल्तुतमिश के दरबार में कि जैसे ही घंटी बजती थी, दरबार में पता चल जाता था कि कोई ना कोई व्यक्ति न्याय के लिए आया है। तो न्याय के लिए इल्तुतमिश ने घंटी व्यवस्था का प्रारंभ किया था। साथ ही साथ में इल्तुतमिश ने नगरों में कुछ न्यायिक अधिकारियों की भी नियुक्ति की थी, जिसमें काजी हो गया और काजी और दादबेग हजारत हो गया। इन दोनों न्यायिक अधिकारियों की भी नियुक्ति की थी। तो प्रशासनिक सुधार में फारसी परंपराओं को अपनाना, फिर न्यायिक सुधार में ये जो घंटी व्यवस्था है उसका आरंभ करना, का दादबेग ए हजारत और काजी की नियुक्ति करना नगरों में। और उसके बाद में इसने सुधार किया था मुद्रा व्यवस्था में। पहले जो दहलीवाल सिक्के चले आ रहे थे, उन सिक्कों को रिप्लेस करके इसने चांदी के दो सिक्के लाए, जिसमें पहला था टंका, दूसरा था अदल। टंका और अदल दोनों चांदी के सिक्के थे। टंका जो कि 175 ग्रेन उसका भार था, एक प्रकार का चांदी का सिक्का था। और एक चलाया था उसने तांबे का सिक्का, जिसको कहा जाता है जीतल। आप जीतल में त आता है तो उससे आप याद कर सकते हो तांबे का बराबर जीतल, यानी कि त है उसमें। और जो टंका है दूसरा वो है चांदी का, और अदल है वो भी है चांदी का। और उसके बाद में कुछ इसने मिश्रित धातु वाले सिक्के भी चलाए थे, जो कि पहले से चले आ रहे थे, उसमें बस कुछ धातुएं मिक्स करके चला दिए थे उसने। तो मिश्रित धातु के सिक्के भी चलाए थे और कुछ स्वर्ण सिक्के भी चलाए थे। तो चांदी के, तांबे के, सोने के और मिश्रित धातुओं के इन सब सिक्कों का जो चलन है वो इल्तुतमिश ने आरंभ किया था। लेकिन बस बात यह है कि जो सबसे ज्यादा प्रचलित थे वो टंका और जीतल था। अदल इतने ज्यादा प्रचलित नहीं थे, और जो स्वर्ण सिक्के थे वो भी इतने ज्यादा प्रचलित नहीं थे, अभी तक चलन में नहीं आए थे, लेकिन इल्तुतमिश ने शुरू जरूर किए थे। तो इसने मुद्रा व्यवस्था में ये सुधार किया था। चांदी के टंका और अदल को प्रारंभ किया, तांबे में जीतल को प्रारंभ किया, और साथ साथ कुछ स्वर्ण सिक्कों को भी प्रारंभ किया और मिश्रित धातुओं को भी प्रारंभ किया। इल्तुतमिश गला दुखना आ गया बोलते बोलते। इल्तुतमिश वह पहला शासक था जिसने सिक्कों पर टकसाल, यानी कि जो टकसाल यानी कि जहां से सिक्के बनते हैं, उसका नाम लिखवाना आरंभ किया। आज हम हमारे सिक्के हैं जो भारत के, हम उसके बारे में पढ़ते हैं तो वहां पर नाम लिखा होता है नीचे, एक वो टकसाल का नाम होता है कि वो कहाँ से मैन्युफैक्चर हो रहे हैं, कहाँ से वो बन रहे हैं। तो इल्तुतमिश से पहले कभी भी टकसाल का नाम नहीं लिखा जाता था, लेकिन इल्तुतमिश वो पहला शासक था जिसने अपने सिक्कों पर टकसाल का नाम उत्कीर्ण करवाया, यानी कि ये बताया कि ये सिक्के कहाँ से बन रहे हैं, कौन सी टकसाल से बन रहे हैं। तो उस टकसाल का नाम था बिलादुल हिंद, यानी कि इल्तुतमिश वो पहला शासक था जिसने टकसाल प्रारंभ किए, सिक्कों पर टकसाल का नाम उत्कीर्ण करवाना प्रारंभ किया। और जो सबसे पहली टकसाल का नाम उत्कीर्ण करवाया था वो था बिलादुल हिंद। ठीक है, तो सिक्के व्यवस्था में, मुद्रा व्यवस्था में उसने ये परिवर्तन किए। उसके बाद में न्यायिक व्यवस्था में उसने जो किया वो हमने समझा, फिर फारसी परंपराएं उसने अपनाई वो समझा। और उसके बाद में उसने एक केंद्रीय सेना, यानी कि इससे पहले एक राजा की केंद्रीय सेना नहीं थी, यानी कि कुतुबुद्दीन ऐबक और आराम शाह की केंद्रीय सेना नहीं थी, क्योंकि वो अपनी सत्ता को स्थापित कर ही नहीं पाए थे अच्छी तरीके से। तो उस समय जो कुतुबुद्दीन ऐबक की जो सेना थी वो विभिन्न इक्ताओं में जो उसने शासक नियुक्त किए थे उनकी सेना थी, मतलब शासक की खुद की कोई सेना नहीं थी। जैसे कि अगर मैं शासक हूं और मेरे नीचे बहुत सारे जो उप सुल्तान है, उप शासक है, वो नियुक्त है, जिनको मैंने नियुक्त किया है, तो मेरे पास में अपनी कोई सेना नहीं है। अगर मुझे खतरा महसूस होगा कि मेरे ऊपर कोई आक्रमण कर रहा है तो मैं उन सबको संदेश भिजवाऊंगा कि हमारे ऊपर आक्रमण होने वाला है, तो आप अपनी तरफ से सेना लेकर आइए। फिर हर एक राज्य से 6,000 की सेना आती है, एक प्रकार के फॉर एस्टिमेट करते हैं कि एक राज्य से 6,000 की सेना आती थी, तो ऐसे 10 राज्य से सेना आती थी तो 60,000 की सेना हो जाती थी। लेकिन वो सेना किसकी होती थी? वो होती थी इक्तादारों की, वो होती थी राज्य में नियुक्त उन सूबेदारों की, लेकिन शासक की खुद की कोई केंद्रीय सेना नहीं होती थी। लेकिन इल्तुतमिश वह पहला शासक था जिसने राज्य के राजस्व पर सबसे पहले
एक केंद्रीय सेना जिसको कहा जाता है हस्म ए कल्ब, सेना का नाम है, इसको कहते हैं हस्म ए कल्ब, यानी जो केंद्रीय सेना है, जो शाही सेना है, जो सुल्तान की स्वयं की सेना है, उसको कहते हैं शाही सेना, केंद्रीय सेना क्योंकि केंद्र में है। और इसको ये भी कहते हैं, क्या कहते हैं, हस्म ए कल्ब। तो सैनिक सुधार में ये किया उसने, वो भी पहला शासक ही था केंद्रीय सेना बनाने वाला, पहला शासक, फारसी परंपराओं को नियुक्त करने वाला। न्याय में उसने जो सुधार किए, मुद्रा व्यवस्था में उसने जो जो सुधार किए, मानाभिषेक की जो प्राप्ति की, और जो इसकी आंतरिक समस्याएं थी, ये सब हमने पढ़ा। और आगे मैं आपको वापस पढ़ाऊंगा। ये मैंने आपको एक तरीके से बताया है कि मैंने यहाँ पे क्या क्या लिखा हुआ है, ताकि एक बार आपके माइंड में स्ट्रक्चर सेट हो जाए। अभी मैं आपको बताऊंगा एक एक पॉइंट, ठीक है। मेरे को थोड़ा पानी पीने दो भाई। गला बोलते बोलते बैठ गए। जस्ट 1 सेकेंड ना। हाँ, तो अभी जो भी मैंने यहाँ पे लिखा है, आई होप कि मैंने आपको बता दिया है। अब एक एक पॉइंट को समझते हैं। देखो, आई होप कि आपको ना जो मैंने लिखा है ना वो दिख रहा होगा। अगर नहीं दिख रहा है ना तो प्लीज मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप थोड़ा सा जूम कर लेना। और बाकी मैं एक एक वर्ड को पढ़ रहा हूँ जो मैंने यहाँ पे लिखा है, क्योंकि मेरी मजबूरी है लिखना। एक बोर्ड में सारे के सारे फैक्ट को कवर करना इतना ईजी नहीं होता है, अगर अच्छे से समझना है कम टाइम में चीजों को तो। ठीक है। तो पहले मैंने आपको बताया कि इल्तुतमिश द्वारा मान अभिषेक की प्राप्ति करना, यानी कि जो मंसूर था, जो मान्यता पत्र था, उसकी प्राप्ति की बगदाद के खलीफा अल मुस्तनासिर बिल्लाह से 18 फरवरी 1229 को मान्यता प्राप्त की। इस मान्यता में 3 चीजें थी जो मैंने आपको बताया। पहला था खुल्फा, यानी कि खलीफा द्वारा दिया गया हस्ताक्षरित मान्यता प्राप्त लेख, जिसपे खलीफा ने हस्ताक्षर करके दिया था कि मैं इल्तुतमिश को भारत का वैधानिक शासक स्वीकार करता हूं। ठीक है। तो जो वो सर्टिफिकेट था उसको कहा जाता है खुल्फा। अब जिस कपड़े में उसको लपेटा गया था खुल्फा को, उसको कहा जाता है खिल्लत। और इसके साथ में दिए जाते थे कुछ उपहार। अब इस जो खुल्फा है, यानी कि जो हस्ताक्षरित मान्यता प्राप्त लेख था, जिसको मंसूर भी कहते हैं, उसमें इल्तुतमिश को कुछ उपाधियां दी गई थी, जैसे सुल्तान ए आजम, नासिर अमीर उल मोमिन, और साथ ही साथ में हिंदुस्तान का सुल्तान। हिंदुस्तान का सुल्तान, सुल्तान ए आजम, नासिर अमीर उल मोमिन, यानी कि जितने भी जो मुसलमान हैं भारत के, उन सबका जो अमीर है वो कौन है, इल्तुतमिश है। नासिर अमीर उल मोमिन, मोमिन यानी कि जो मुस्लिम शासक है, नासिर मतलब कि जो सर्वोच्च है, अमीर है यानी कि अमीरों में भी जो सर्वोच्च है वो कौन है, वो है इल्तुतमिश। नासिर अमीर उल मोमिन, सुल्तान ए आजम, हिंदुस्तान का सुल्तान, ये सब उपाधियां इसको दी गई थी इल्तुतमिश को बगदाद के खलीफा अल मुस्तनासिर बिल्लाह द्वारा 18 फरवरी 1229 को प्राप्त मंसूर में। इल्तुतमिश को भारत में तुर्की राजवंश का पहला वैधानिक शासक एवं दिल्ली सल्तनत का वास्तविक शासक माना जाता है, क्योंकि इल्तुतमिश ही वह पहला शासक था जिसने खलीफा से मंसूर प्राप्त करके अपनी सत्ता को वैधानिकता प्रदान करवाई थी। इसीलिए इल्तुतमिश को भारत में तुर्की राजवंश का पहला वैधानिक शासक या वास्तविक शासक माना जाता है। तो मानाभिषेक प्राप्ति में आपको ये बातें याद रखनी है। बगदाद के खलीफा अल मुस्तनासिर बिल्लाह द्वारा 18 फरवरी 1229 में इल्तुतमिश को मंसूर प्रदान किया गया, जिसमें खुल्फा यानी कि जो पत्र था उसको कहा जाता था खुल्फा, जो सर्टिफिकेट था जहां पे वो लिखा गया था उसको कहा जाता था खुल्फा, जिस कपड़े में उसको लपेटा गया था उस कपड़े को कहा जाता था खिल्लत, और साथ ही साथ में जो उपहार दिए जाते थे कुछ, उनको तो उपहार ही कहते थे और कुछ भी नहीं कहते थे। और इसीलिए क्योंकि इल्तुतमिश पहला शासक था जो वैधानिक मान्यता जिसने प्राप्त की थी, इसलिए इसको दिल्ली सल्तनत का वास्तविक या वैधानिक संस्थापक भी माना जाता है। ठीक है। अब बात करते हैं हम आंतरिक समस्याओं पे। आंतरिक समस्याओं में जो पहला पॉइंट है वो है बंगाल विजय। 1206 में बख्तियार खिलजी शासक रहता है बंगाल का। फिर 1206 में अली मर्दान इसकी हत्या कर देता है। 1212 तक अली मर्दान
दिल्ली सल्तनत के अधीन शासक रहता है, वो मैंने पिछली कक्षा में बताया है, इसलिए मैंने यहाँ पे शॉर्ट लिखा है ताकि एक वो फ्लो बना रहे। अगर कोई पहली बार ये क्लास देख रहा है तो उसको भी पता रहे कि बंगाल में सबसे पहले बख्तियार खिलजी शासक था 1206 तक, फिर उसकी हत्या करता है ये अली मर्दान नामक एक सरदार, और ये 6 साल तक शासक रहता है अली मर्दान कुतुबुद्दीन ऐबक की सहायता से। फिर 1212 में हिसामुद्दीन इवाज नाम का एक व्यक्ति सुल्तान गयासुद्दीन की उपाधि धारण करते हुए खुद को बंगाल को दिल्ली से स्वतंत्र करके खुद को इल्तुतमिश की सत्ता से अस्वीकार करके खुद को स्वतंत्र शासक घोषित करता है, सुल्तान की उपाधि लेता है, बगदाद के खलीफा से मंसूर भी प्राप्त करता है। देखो, बंगाल विजय 1212 में ये शासक बनता है। इवाज ने बंगाल को दिल्ली से स्वतंत्र करके बगावत की। इसके बाद में क्या होता है, इस इल्तुतमिश भेजता है अपने एक सैनिक को, उसका नाम होता है अलाउद्दीन जानी, सैनिक या सेनापति को भेजता है। अलाउद्दीन जानी का अभियान होता है, इवाज आत्मसमर्पण करता है, परंतु इवाज ने कुछ समय बाद पुनः बगावत कर ली और सुल्तान गयासुद्दीन की पदवी धारण की, खुद को सुल्तान इसने घोषित कर दिया। तो पहले किसका अभियान हुआ, अलाउद्दीन जानी का। इवाज करता है आत्मसमर्पण लेकिन वापस करता है बगावत, खुद को बनाता है सुल्तान गयासुद्दीन, इसकी करता है पदवी धारण और उसके बाद में बगदाद के खलीफा से मंसूर प्राप्त करता है। ये भी मंसूर प्राप्त करता है, बोलो हर कोई मंसूर प्राप्त कर रहा था। फिर 1227 में इल्तुतमिश के पुत्र नासिरुद्दीन मोहम्मद ने अभियान किया, वह इसमें इवाज जो है वो मारा जाता है। नासिरुद्दीन मोहम्मद को बंगाल का सूबेदार बनाया गया, लेकिन 1229 में नासिरुद्दीन मोहम्मद की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद में खिलजी विद्रोह होता है जिसका दमन इल्तुतमिश द्वारा किया जाता है। खुद अभियान करता है, बंगाल का विलय करता है दिल्ली सल्तनत में। कब करता है, 1230 में, 29 में अभियान करता है, 30 में विलय कर देता है इल्तुतमिश। तो बंगाल में आपको ये बात याद रखनी है कि 1206 में बख्तियार खिलजी का शासन होता है जिसकी हत्या करता है अली मर्दान, जो कि 1212 तक दिल्ली सल्तनत के अधीन रहकर काम करता है। 1212 में सुल्तान गयासुद्दीन की उपाधि के साथ में हिसामुद्दीन इवाज शासक बनता है, जो कि हत्या कर देता है अली मर्दान की और खुद को दिल्ली से स्वतंत्र कर लेता है। दिल्ली से स्वतंत्र करने के बाद में जब इल्तुतमिश को ये लगता है कि वह बंगाल से दिल्ली स्वतंत्र हो चुका है और वहां से टैक्स आना बंद हो चुका है, कर भेजना बंद हो चुका है, तो वो अभियान करवाता है अलाउद्दीन जानी के नेतृत्व में, बंगाल पर आत्मसमर्पण करता है। इवाज वापस बगावत करता है, सुल्तान की उपाधि लेता है, मंसूर प्राप्त करता है बगदाद के खलीफा से। फिर भेजता है इल्तुतमिश अपने योग्य पुत्र को, सुल्तान भेजता है अपने पुत्र को नासिरुद्दीन मोहम्मद को, जो कि जाता है, जाने के बाद में अभियान करता है, इवाज को मार देता है, बंगाल का सूबेदार बनता है, लेकिन 2 साल बाद में उसकी भी मृत्यु हो जाती है। खिलजी सरदारों का विद्रोह होता है, फिर इल्तुतमिश खुद अभियान करता है, बंगाल का विलय कर देता है 1230 में। फिर दूसरा जो आंतरिक समस्या में जो थी, नागदा जो मेवाड़ की राजधानी और जो अनहिलवाड़ा सोलंकी वंश था गुजरात पर आक्रमण करता है, भूताला का युद्ध होता है नागदा में, और ये दोनों अभियान इसके असफल रहते हैं। ना ही नागदा यानी कि मेवाड़ में इसको सफलता प्राप्त होती है और ना ही इसको सफलता प्राप्त होती है अनहिलवाड़ा गुजरात में। फिर उसके बाद में नागौर व रणथंबोर पर इसके अभियान होते हैं जो कि सफल अभियान होते हैं। जहां पर नागदा और अनहिलवाड़ा में इसको सफलता प्राप्त नहीं होती है, वहीं पर नागौर और रणथंबोर में इसको सफलता प्राप्त होती है, और ये इन दोनों क्षेत्रों का, नागौर और रणथंबोर का विलय कर देता है अपनी दिल्ली सल्तनत में, अपनी क्या, इल्तुतमिश की। मालवा उसके बाद में करता है मालवा पर अभियान, जहां पर ये महाकाल मंदिर को तोड़ता है। फिर करता है कलिंजर पर अभियान, फिर करता है ग्वालियर पर अभियान। इन तीनों क्षेत्रों पर भी यह अभियान करता है। उसके बाद में वह होता है अवध का अभियान। अवध गंगा यमुना का दोआब का क्षेत्र, काफी उपजाऊ क्षेत्र, जहां पर इल्तुतमिश क्या करता है, तुर्की सैनिकों को सैन्य सेवा के बदले इक्ता प्रदान करता है। तो उसका जो सूबेदार होता है अवध का, उसको नियुक्त करता है नासिरुद्दीन मोहम्मद, अपने बेटे को नियुक्त करता है। अपने बेटे के अंडर में बहुत सारे सैनिकों को इक्ता यानी कि अवध की भूमि प्रदान करता है। और उसके बाद में होता है ईसानी लोगों का विद्रोह, इसका नेतृत्व करता है परथू या बर्थू। उसके बाद में ये विद्रोह लंबा चलता है, फिर इसका दमन कर दिया जाता है और अवध का विलय कर दिया जाता है। ठीक है, तो आपको आंतरिक समस्याओं में बंगाल विलय ये याद रखना है, नागदा अनहिलवाड़ा का अभियान याद रखना है, नागौर रणथंबोर का अभियान याद रखना है। ये असफल थे, ये सफल थे, और ये ना ही असफल थे और ना ही सफल थे। यहाँ पर बस ये गया शासक ने
अपनी सत्ता को उसने इल्तुतमिश ने इनका विलय नहीं किया, लेकिन लूटपाट करके कुछ जो टैक्स थे, जो कर थे, कुछ नजराना था, वो उस शासकों से प्राप्त हो गया था, लेकिन विलय नहीं हुआ था। तो अगर सफल अभियानों की बात की जाए तो नागौर और रणथंबोर, बंगाल और अवध, इन चारों का विलय किया था। तो ये सफल अभियान थे। नागदा और अनहिलवाड़ा पर असफल अभियान हुए, जहां पर भूताला का युद्ध होता है, वो असफल था। मालवा, कलिंजर और ग्वालियर के अभियान जो थे वो ना ही सफल थे ना ही असफल थे, लेकिन आपको याद रखनी है क्योंकि ये आंतरिक समस्याओं में आता है। आंतरिक समस्या मतलब भारत के अंदर की समस्या। जो पहले बड़ी हमने बाह्य समस्या है वो भारत के बाहर की थी। यलदोज गजनी का था, कुबाचा मुल्तान और उच्च का था, और मंगोल मंगोलिया से आए थे, तो वो बाह्य समस्या थी। ठीक है, तो ये आंतरिक समस्याएं हमने देख ली। अब जो मैंने बोला कि अमीर वर्ग की समस्या, 3 प्रकार के अमीर इल्तुतमिश के दरबार में थे। जो पहले अमीर थे वो थे कुलीन अमीर, जिनको कहा जाता था मुइज्जी, मुइज्जी यानी कि जो मोहम्मद गौरी के अमीर। कुतबी यानी कि जो ऐबक के अमीर थे, हमने पहले पढ़ा भी था कि जो कुतुबुद्दीन ऐबक का जो वंश है उसको कुतबी वंश कहा जाता है। तो कुलीन अमीर इल्तुतमिश से ईर्ष्या व द्वेष रखते थे, क्योंकि ये मोहम्मद गौरी और कुतुबुद्दीन ऐबक के अमीर थे। तो एक तरीके से ये खुद को समझते थे इल्तुतमिश के समकक्ष, कि हम भी उसी लेवल के लोग हैं, हम कम नहीं हैं। लेकिन इल्तुतमिश क्योंकि सुल्तान था, तो सुल्तान होता है, तो उसको इनको उनसे होने लग गई जेलसी, ईर्ष्या, द्वेष। और जब इल्तुतमिश को ये पता चला कि ये जो लोग हैं मेरे खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं मुझको हटाने के लिए, तो उसने फिर क्या किया, उसने इन लोगों को प्रमोट किया तुर्क दास अमीर। इससे पहले जो एक और अमीर है उसको हम समझ लेते हैं। पहले तो हो गए कुलीन अमीर, जो कि गौरी और ऐबक के थे, और ये इल्तुतमिश से ईर्ष्या करते थे क्योंकि ये स्वयं को इल्तुतमिश के समकक्ष समझते थे। दूसरे ताजिक अमीर, जो मध्य एशिया से मंगोल आक्रमण से परेशान होकर दिल्ली आए। ये संख्या में कम थे परंतु इनका महत्व अधिक था। इनको प्रशासनिक जो कार्य है वो प्रदान किए गए थे। और इनको कैसा अमीर कहा जाता है, तो ताजिक अमीर कहा जाता है। पहले कुलीन अमीर, दूसरे ताजिक अमीर, और तीसरे हैं तुर्क दास अमीर। इन्हें तुर्क दास, शमशी दास, तुर्कान ए अहल पाक, ख्वाजा ताश यानी एक ही स्वामी के दास एवं सुल्तानी भी कहा जाता है। कुलीन अमीरों द्वारा निरंतर किए जा रहे षड्यंत्रों से परेशान होकर एवं इनकी शक्ति को तोड़ने हेतु इल्तुतमिश ने एक नई व्यवस्था का आरंभ किया, जिसे तुर्कान ए चिहलगामी या चालीसा कहा जाता है। इस चालीसा में इन्हीं तुर्कदास अमीरों को शामिल करके इन्हें बड़े सैनिक व प्रशासनिक पद दिए गए। यह वर्ग इल्तुतमिश के प्रति स्वामी भक्त था। इस तरह कुलीन अमीरों की शक्ति का दमन हुआ, यानी कि जो पहले पद जो कुलीन अमीरों के पास में थे, धीरे धीरे इल्तुतमिश ने उन कुलीन अमीरों के पदों को किसको दिया, तो इन तुर्क दासों को दिया। अब बड़े पद इनके पास में आ गए, और ये वर्ग कैसा था, इल्तुतमिश के प्रति लॉयल था, स्वामी भक्त था। तो इल्तुतमिश का जो एक प्रकार से खतरा था इनका, कुलीन अमीरों का, वो समाप्त हो जाता है। लेकिन ये चालीसा आगे जाके एक बहुत बड़ा हेडेक बनता है दिल्ली सल्तनत में, जो अंत में कारण बनता है इल्तुतमिश के वंश के अंत का, जो कि हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन अभी आपको ये याद रखना है कि तुर्कान ए चिहलगामी अथवा चालीसा क्या थी। ये तुर्कदास अमीर थे, इनको तुर्कदास भी कहा जाता है, शमशीदास भी कहा जाता है, तुर्कान ए अहल पाक भी कहा जाता है, ख्वाजा ताश भी कहा जाता है, सुल्तानी भी कहा जाता है। ये आपको नाम भी याद रखना है, ये इसकी स्थापना क्यों की वो भी याद रखना है। और इसकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है, तो इसामी फुतु उस सलातीन में, मिनहाज तबकात ए नासिरी में, बरनी तारीख फिरोशाही में हमें तुर्कान ए चिहलगामी अथवा चालीसा की जानकारी देता है। और जैसे मैंने आपको बताया कि 1236 से 66 तक के काल को चालीसा का काल कहा जाता है। 1266 में बलबन ने चालीसा को पूर्ण रूप से समाप्त करके इसको जड़ से खत्म किया था। तो हमने मानाभिषेक प्राप्ति के बारे में पढ़ा, हमने आंतरिक समस्याओं के बारे में पढ़ा, हमने बाह्य समस्याओं के बारे में पहले पढ़ चुके हैं। और अब हम बात करेंगे प्रशासनिक कार्यों की। ये भी मैंने आपको, जो कि मैंने बताया आपको कि इल्तुतमिश वह पहला शासक था जिसने फारसी परंपराओं को अपनाया था। और फारसी परंपराओं को अपनाते हुए ही इसने रजिया को उत्तराधिकारी घोषित किया था, क्योंकि फारसी परंपराओं में आप अपनी बेटी को भी शासिका बना सकते हो। इसी के एवज में, इसी के आधार पर इल्तुतमिश ने रजिया को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। और साथ ही साथ में इसने अपने पुत्रों को भी फारसी राजतंत्र की शिक्षा दी थी। इल्तुतमिश वह प्रथम शासक था जिसने शाही सेना यानी कि केंद्रीय सेना यानी कि हस्ब ए कल्ब का गठन किया था, जिसका वह राज्य देता था। तीसरी बात, इसने शुद्ध अरबी भाषा के सिक्के चलाए।
जिसमें पहला था टंका, जो कि था चांदी का, 175 ग्रेन इसका भार था, और जिस पर इल्तुतमिश ने स्वयं को खलीफा का प्रतिनिधि बताया है। दूसरा है जीतल, जो कि तांबे का सिक्का था। तीसरा है अदल, जो कि वापस चांदी का सिक्का था, जिसका भार 8 ग्रेन था, यानी कि जो टंका और अदल है ये दोनों चांदी के सिक्के थे, और जो जीतल है वो तांबे का सिक्का था। और जो टंका है, अगर एक टंके में कितने जीतल होते हैं, तो जो उत्तरी भारत था वहां पर एक टंके में होते थे 48 जीतल, और जो साउथ इंडिया था वहां पर होते थे 50 जीतल। ये आपको दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे लिखा हुआ मैंने, एक टंका 48 और 50 जीतल, यानी कि जो उत्तरी भारत है वहां पर एक टंका बराबर होता था 48 जीतल, यानी कि एक चांदी का टंका बराबर 48 जीतल तांबे के सिक्के, और साउथ में होता था 50 जीतल। एक टंके की वैल्यू साउथ में 50 थी, नॉर्थ में 48 थी। तो इसने शुद्ध अरबी भाषा के सिक्के चलाए, जिसमें चांदी के टंका व अदल थे। टंके का भार 175 ग्रेन था, अदल का भार 8 ग्रेन था, और तांबे का जो सिक्का चलाया वो था जीतल। इसने मिश्रित सिक्के भी चलाए, इसने स्वर्ण सिक्के भी चलाए, लेकिन ये प्रचलन में कम थे। फिर हमने न्याय हेतु घंटी व्यवस्था आरंभ की, जिसमें देखो लाल वस्त्र पहनकर सिंह के गले में लगी घंटी न्याय हेतु बजाना फिर न्याय होता था, और साथ ही साथ में काजी व अमीर ए दाद बेग या अमीर ए दाद नामक अधिकारी की नियुक्ति नगरों में की। तो वापस इल्तुतमिश वो पहला शासक था जिसने दिल्ली सल्तनत में फारसी परंपराओं को अपनाया था। रजिया को अपना उत्तराधिकारी घोषित करना और अपने पुत्रों को फारसी राजतंत्र की शिक्षा देना इसके उदाहरण है। इल्तुतमिश वो पहला शासक था जिसने शाही केंद्रीय सेना यानी कि हस्म कल्ब का गठन किया था, जिसका संपूर्ण वह राज्य देता था। तीसरा, शुद्ध अरबी भाषा के सिक्के चलाए, जिसमें टंका अदल चांदी के थे, जितल तांबे का था। मिश्रित व स्वर्ण सिक्के जो कि और भी चला लेकिन प्रचलन में कम थे। और पहली बार ही इल्तुतमिश वो शासक था जिसने टकसाल का नाम उत्कीर्ण करवाया शासकों पर क्या सिक्कों पर, जिसने सिक्कों पर अपनी टकसाल का नाम उत्कीर्ण करवाया, जिस उस टकसाल का नाम था बिलादु हिंद। फर्स्ट शासक शॉर्ट में लिखा है क्योंकि मैं हर एक पॉइंट को यहाँ पर बड़ी डिटेल में नहीं लिख सकता, वरना क्या है ना कि फैक्ट कम पड़ जाएंगे। लेकिन मैंने भाई अच्छे से आपको समझाया है ताकि यहाँ पे जो भी जितना भी मैटर लिखा हुआ है ना, आपके कोई भी ऐसा ना लगे कि मैंने पढ़ा है नहीं या फिर आपको समझ में नहीं आया। तो बस फर्क यही है कि मैंने बस ये पहले लिख लिया है, ठीक है। अगर मैं आपको एक एक पॉइंट पहले समझाता फिर लिखता फिर समझाता तो मेरा तो कुछ नहीं, मैं तो पढ़ाने में 2-2 घंटे 3 घंटे सिर्फ इसी चीज को पढ़ाने में निकल जाते। लेकिन क्या है ना कि आपके कम टाइम में कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है। जो चीज आप 5 घंटे 6 घंटे में पढ़ते हैं वो भी आप 1 घंटे में पढ़ लोगे, ठीक है। क्योंकि इसको पढ़ाते पढ़ाते भाई 3-4 घंटे तो निकल जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो मैंने वही इंपॉर्टेंट फैक्ट लिखे हैं ना जो कि जरूरी है। अब ऐसा नहीं है कि आप इसमें कुछ छोड़ देना, ये जो जितना भी है ना ये सब इंपॉर्टेंट है। ऐसा बिल्कुल भी मैं सोचना कि यहाँ पे मैंने कुछ फालतू का लिखा, मैंने कुछ भी फालतू का नहीं लिखा। एक एक पॉइंट एक एक चीज यहाँ पे इंपॉर्टेंट है और वही मैंने यहाँ पे लिखी है। पढ़ना, मानवाभिषेक प्राप्ति देख ली हमने, आंतरिक समस्याएं देख ली जिसमें बंगाल, अवध, नागदा, अनहिलवाड़ा, नागौर, रणथंभौर, मालवा, कलिंजर व ग्वालियर के अभियान देखे। फिर हमने देखी अमीर वर्ग की समस्या, इसमें हमने 3 प्रकार के अमीर वर्गों के बारे में पढ़ा। फिर हमने पढ़ा कैसे तुर्कान ए चेलगामी या चालीसा का गठन होता है, क्यों होता है, कैसे होता है, कहाँ पर इसका विवरण है, आगे फिर क्या होता है, चालीसा का काल कौन सा है, कौन इसका दमन करता है, वो हमने पढ़ा। और फिर हमने पढ़े इल्तुतमिश के प्रशासनिक कार्य, जिसमें हमने ये 4 चीजें पढ़ी, न्यायिक कार्य, सैनिक कार्य, और जो इसने धातुओं में जो परिवर्तन किए वो, और ये पढ़ा हमने पहला इसका कि इसने फारसी परंपरा को अपनाया, और ये अपनाने वाला भी पहला शासक। हाँ, समझ में आ गया होगा। तो अभी मैं क्या करूंगा, अभी मैं इसको मिटाता हूँ, फिर मैं वापस एक एक फैक्ट को मैं यहाँ पे लिखता हूँ, अच्छे से जमाता हूँ, और उसके बाद मैं वापस वीडियो को ऑन करता हूँ और आपको समझाता हूँ। तो इससे आपका टाइम बचेगा और आपको कम टाइम में बहुत ही अच्छी चीजें सीखने को मिलेगी। तो मिलते हैं वापस। क्लास को ख़त्म किया था, मैं वहीं से स्टार्ट कर रहा हूँ। और कुछ तबीयत ठीक नहीं थी तो मैंने कल जो मैंने शूट किया था वो फिर मैं आगे कंटिन्यू करने नहीं कर पाया। अभी भी तबीयत ठीक नहीं, बट मैंने कहा एक बार ये वीडियो को पूरा कर लेते हैं हम। तो हमने अभी जहाँ पे मैंने वीडियो छोड़ा था ना, इल्तुतमिश के बारे में बात की थी। इल्तुतमिश की आंतरिक समस्याओं के बारे में हम पढ़ चुके थे। अब कुछ और चीज़ें जो इल्तुतमिश के बारे में जानना जरूरी है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो इल्तुतमिश ने इक्ता प्रणाली आरंभ की थी। अब इक्ता प्रणाली को हम विस्तृत रूप से तब पढ़ेंगे, मैं जो नेट टर्मिनोलॉजी की क्लासेस ले रहा हूँ उसी में मैं इक्ता प्रणाली को बहुत ही डिटेल से पढ़ाऊंगा, तो मैं वो वहाँ पे पढ़ा लूंगा मैं। लेकिन अभी आपको बस ये बात याद रखनी है कि इल्तुतमिश ने इक्ता प्रणाली का
प्रचलन आरंभ किया था। इक्ता प्रणाली से क्या मतलब है? इक्ता प्रणाली अगर मैं आपको बताऊं तो एक तरीके की भूखंड होता था, जिसे कहते थे कि जो भी शासक होता था वो जितने भी अपने राज्य के भूखंड यानी कि कोई जगह किसी को आवंटित करता था तो उसको कहते थे इक्ता। यानी कि सबसे ऊपर एक शासक है, उसके नीचे बहुत सारे अन्य जो उसके अधीन जो शासक है वो शासन कर रहे हैं, और उनको शासन करने के लिए जो जगह दी गई है उसको कहा जाता है इक्ता। इक्ता एक ऐसी भूमि होती थी जो कि आवंटित की जाती थी राजस्व के लिए। यानी कि अगर कोई राजा किसी को भूमि आवंटित करता था, इक्ता का आवंटन करता था, तो वहां से एक निश्चित एक राशि शासक को, सुल्तान को मिलती थी। तो इक्ता प्रणाली प्रचलन में लाने का मुख्य उद्देश्य ये था कि राजस्व की प्राप्ति हो सके, उसके शासन को एक तरीके से सुरक्षा भी मिल सके, और जब उसको जरूरत हो तो उसके पास में अच्छी खासी सेना भी मिल सके उन जो उसके अधीन शासक है उनसे। तो इक्ता प्रणाली का मतलब होता है भूमि का आवंटन करना। इक्ता एक अरबी शब्द है जिसका मतलब यही होता है भूमि का आवंटन करना, और ये भूमि आवंटन किया जाता था राजस्व प्राप्ति के लिए, और शासक के अधीन जितने भी अधीन शासक होते थे उनको भूमि का आवंटन किया जाता था। अब इक्ता प्रणाली कैसे प्रारंभ हुई, इसमें क्या क्या परिवर्तन आए, वो हम डिटेल में जो इक्ता है हमारे नेट टर्मिनोलॉजी में उसमें मैं पढ़ा लूंगा। अभी आपको बस ये याद रखना है कि इक्ता प्रणाली का जन्मदाता इल्तुतमिश को माना जाता है। अब बात करते हैं इल्तुतमिश के निर्माण कार्यों की। तो निर्माण कार्य में जो सबसे महत्वपूर्ण निर्माण कार्य है इल्तुतमिश का, और जिसके बारे में हम पढ़ते भी हैं, और उसमें सबसे जरूरी चीज यही है कि इल्तुतमिश ने अपने पुत्र यानी कि नासिरुद्दीन मोहम्मद का मकबरा बनवाया था। जैसे कि हमने पिछली कक्षा में पढ़ा था कि 1229 में नासिरुद्दीन मोहम्मद की मृत्यु हो जाती है, और उसकी मृत्यु के बाद में इल्तुतमिश का वो काफी योग्य पुत्र था, इल्तुतमिश के काफी करीब था वो। तो जैसा कि इस्लामी जगत में मान्यता है कि उनकी मृत्यु के बाद में उनको दफनाया जाता है, और जो शासक होते हैं वो उनका मकबरा बनवाते हैं। तो इल्तुतमिश वो पहला दिल्ली का शासक था जिसने मकबरा बनवाया अपने पुत्र नासिरुद्दीन मोहम्मद का, और पहला सुल्तान होने के कारण इल्तुतमिश को भारत में जो मकबरा शैली है उसका जन्मदाता माना जाता है। और इसके बाद में जो इसका मकबरा था इल्तुतमिश के बेटे का नासिरुद्दीन मोहम्मद का जो मकबरा था उसको कहा जाता है सुल्तान गढ़ी का मकबरा। तो पहली बात ये याद रखनी है कि सुल्तान गढ़ी का मकबरा का निर्माण किसने करवाया? इल्तुतमिश ने करवाया। किस शासक को भारत में मकबरा शैली का जन्मदाता माना जाता है? तो इल्तुतमिश को माना जाता है। सुल्तान गढ़ी का मकबरा किससे संबंधित है? तो वो इल्तुतमिश के पुत्र नासिरुद्दीन मोहम्मद से संबंधित है। ये कुछ बात है जो ध्यान रखनी है, दिल्ली में स्थित है। उसके बाद में इल्तुतमिश ने अपने स्वयं का मकबरा बनवाया, और फिर उसने ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह का निर्माण भी करवाया, जिसको बाद में अलाउद्दीन खिलजी ने विस्तृत रूप प्रदान किया, यानी कि उसको और ज्यादा बढ़ाया। लेकिन निर्माण किसने करवाया था ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह का? तो वो करवाया था इल्तुतमिश ने। ये बात ध्यान रखनी है। इल्तुतमिश ने हौज एक खास, हौज बोलते हैं एक तरीके से तालाब को, तो हौज एक खास यानी एक तालाब का निर्माण करवाया था जिसको हौज एक खास नाम दिया था इल्तुतमिश ने। तो हौज एक खास का निर्माण भी करवाया था इल्तुतमिश ने। एक ईदगाह आती है, एक तरीके से मस्जिद समझ सकते हो, जिसको बोलते हैं शमशी ईदगाह, उसका भी निर्माण करवाया था। हौज ए शमशी या उसको हौज ए खास भी कहते हैं, लेकिन आमतौर पर जो प्रचलन में वर्ड है उसको कहते हैं हौज ए शमशी, यानी कि एक तालाब का निर्माण करवाया था इल्तुतमिश ने जिसको नाम दिया था उसने हौज ए शमशी। दूसरी एक ईदगाह यानी कि मस्जिद का निर्माण करवाया जिसको बोलते हैं शमशी ईदगाह। तो हौज ए शमशी, शमशी ईदगाह का निर्माण भी इल्तुतमिश ने करवाया था। इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार का निर्माण कार्य पूर्ण करवाया था। हमने पढ़ा था कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का निर्माण कार्य आरंभ करवाया था, लेकिन इसको पूर्ण करवाया था इल्तुतमिश ने। और तो निर्माण कार्य में हमें सुल्तानगढ़ी का मकबरा याद रखना है, हमें इल्तुतमिश का मकबरा याद रखना है, हमें हौज शमशी, शमशी ईदगाह ये याद रखना है। उसके बाद में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह का निर्माण, फिर अलाउद्दीन ने उसको और विस्तृत करवाया, ये याद रखना है। और इसके अलावा इल्तुतमिश ने निर्माण करवाया था एक दरवाजे का नागौर में स्थित, नागौर उस समय जोधपुर राज्य में था, और वहां पर उसने एक बहुत ही भव्य दरवाजे का निर्माण करवाया था जिसको बोलते हैं अतारकीन का दरवाजा। और अतारकीन के दरवाजे को बाद में मोहम्मद बिन तुगलक ने उसको एक तरीके से उसका पुनर्निर्माण करवाया था, उसका जीर्ण उद्धार करवाया था। और ऐसा माना जाता है कि जो अकबर बाद में जो बुलंद दरवाजा बनाता है फतेहपुर सीकरी में, उसकी प्रेरणा अकबर को इसी अतारकीन के दरवाजे से मिली थी। तो ये भी बातें हैं हमें जो याद रखनी है। हमने लिखा भी है, देखिए, इल्तुतमिश ने इक्ता प्रणाली का प्रचलन आरंभ किया। इक्ता एक अरबी शब्द है जिसका अर्थ होता है आवंटित भूखंड। उसके बाद में हमने बात की
इल्तुतमिश के निर्माण कार्य के बारे में, तो इल्तुतमिश ने सुल्तानगढ़ी का मकबरा बनवाया जो कि अपने पुत्र नासिरुद्दीन का था। यह प्रथम मकबरा जो किसी तुर्की शासक द्वारा बनाया गया, इसलिए इल्तुतमिश को मकबरा शैली का जन्मदाता कहा जाता है। इल्तुतमिश ने स्वयं का मकबरा बनवाया। इल्तुतमिश ने हौज ए शमशी शमशी ईदगाह बनाया। और हाँ, इल्तुतमिश ने 1223 में एक मस्जिद बनाई दिल्ली में, जिसको बोलते हैं जामा मस्जिद। और वो जामा मस्जिद माना जाता है कि बहुत ही बड़ी और मजबूत मस्जिद थी। और इसका बाद में पुनर्निर्माण और जीर्णोद्धार करवाया था मोहम्मद बिन तुगलक ने और अकबर ने। तो यही बात है कि जामा मस्जिद 1223 में निर्माण, सर्वाधिक बड़ी एवं मजबूत मस्जिद, और इसका पुनर्निर्माण करवाया था मोहम्मद बिन तुगलक ने और अकबर ने। अतारिकीन नामक विशाल दरवाजे का निर्माण करवाया नागौर जोधपुर राज्य में, यानी कि नागौर उस समय जोधपुर राज्य में था और नागौर में ही अतारिकीन नामक विशाल दरवाजे का निर्माण करवाया था इल्तुतमिश ने। इसका जीर्णोद्धार कालांतर में मोहम्मद बिन तुगलक ने करवाया। और जो बुलंद दरवाजा है जो कि अकबर ने बनाया था, वो इसी से प्रेरित माना जाता है। अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह का निर्माण करवाया। अलाउद्दीन ने बाद में इसे विस्तृत करवाया और अजमेर की मस्जिद और कुतुब मीनार का निर्माण कार्य पूर्ण करवाया। तो निर्माण कार्य में हमको ये 6 पॉइंट है, 7 पॉइंट है, वो याद रखना है। सुल्तानगढ़ी का मकबरा, इल्तुतमिश का खुद का मकबरा, हौज शमशी शमशी ईदगाह, जामा मस्जिद, अतारिकिन का दरवाजा, और उसके बाद में ये जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का निर्माण कार्य, जिसको अलाउद्दीन ने बाद में विस्तृत किया था। मतलब अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह का निर्माण इल्तुतमिश ने करवाया था, जिसको बाद में अलाउद्दीन ने विस्तृत रूप दिया था। फिर अजमेर की मस्जिद, कुतुब मीनार का निर्माण कार्य पूर्ण करवाया। तो एक तरीके से 1 2 3 4 5 6 के बाद में ये 7 और 8 और 9, अराउंड 9 इसके निर्माण कार्य थे जो आपको याद रखने। एक बार मैं वापस आपको मैं बता देता हूँ कौन कौन से, जाकि कंफ्यूजन ना। देखो, ये है पहला सुल्तानगढ़ी का मकबरा, दूसरा इल्तुतमिश का स्वयं का मकबरा, और यहाँ पर ये तीसरा हौज शमशी, ये शमशी ईदगाह, ये तालाब था हौज शमशी ईदगाह एक मस्जिद थी। उसके बाद में जामा मस्जिद 1223 में जिसका निर्माण करवाया, सर्वाधिक बड़ी एवं मजबूत मस्जिद, जिसका पुनर्निर्माण बाद में मोहम्मद बिन तुगलक और अकबर ने करवाया था। उसके बाद में अतारकिन दरवाजे, ये विशाल दरवाजा था जिसका निर्माण इल्तुतमिश ने नागौर में करवाया था। इसका जीर्णोद्धार कालांतर में मोहम्मद बिन तुगलक ने करवाया और बाद में अकबर, ऐसा माना जाता है कि अकबर ने फतेहपुर सीकरी में जिस बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया था, वो इसी इल्तुतमिश की अतारकिन नामक दरवाजे की जो दरवाजा था, इससे प्रेरित माना जाता है। उसके बाद में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह का निर्माण करवाया और अलाउद्दीन ने बाद में इसको भी विस्तृत रूप प्रदान किया। फिर अजमेर की मस्जिद का निर्माण करवाया, ये अजमेर की मस्जिद थी, इतनी खास नहीं, बस नाम याद रखना है। और कुतुब मीनार का निर्माण कार्य पूर्ण करवाया। कुतुब मीनार जब हम संस्कृतिक पढ़ेंगे उसमें कुतुब मीनार को बहुत ही डिटेल में अच्छे से पढ़ेंगे, बट आपको अभी यहाँ पर यही याद रखना है कि कुतुब मीनार का निर्माण कार्य पूर्ण करवाया। इसके साथ ही साथ में इल्तुतमिश के दरबार में कुछ विद्वान भी थे जिसके बारे में हम पहले से ही पढ़ते आ रहे हैं। इसका नाम है मिनहाज उस सिराज, जिसने तबकात ए नासिरी लिखी थी। जो शासक बनेगा, अब हम आगे पढ़ेंगे, 1246 में नासिरुद्दीन मोहम्मद शासक बनेगा, जो कि इल्तुतमिश का पौत्र माना जाता है। और मिनहाज उस सिराज की पुस्तक तबकात ए नासिरी उसी को समर्पित है। और इल्तुतमिश के दरबार में ही पहली बार ये मिनहाज उस सिराज की एंट्री होती है और इल्तुतमिश ने इसको आश्रय प्रदान किया था। तो इल्तुतमिश के दरबार में विद्वान भी था जिसका नाम था मिनहाज उस सिराज, जिसने पुस्तक लिखी थी तबकात ए नासिरी। ठीक है, ये रहा दरबार में विद्वान मिनहाज उस सिराज जिसने तबकात ए नासिरी लिखी थी। फिर इल्तुतमिश का जो अभियान, अंतिम अभियान माना जाता है, वो माना जाता है बामियान। बामियान एक जगह है भारत के उत्तर पश्चिम में, सिंध के पास। वहां पर कुछ विद्रोह हो गया था, उसका दमन करने के लिए इल्तुतमिश अभियान करता है, बामियान का अभियान। और उसी अभियान में ऐसा माना जाता है कि इल्तुतमिश की तबीयत, उसका स्वास्थ्य बिगड़ने लगता है और जब तक दिल्ली लाया जाता है तब तक इल्तुतमिश की मृत्यु हो जाती है। तो ये हमने यहाँ पे लिखा, अंतिम अभियान बामियान अभियान। और इसके बाद में इल्तुतमिश की मृत्यु 1236 में हो जाती है। अब इल्तुतमिश की धार्मिक नीति की बात करें तो ऐसा माना जाता है कि इल्तुतमिश काफी धार्मिक व्यक्ति था, यानी कि वो जो इस्लाम धर्म था उसको बहुत ही कट्टर था और बहुत ही एक रूटीन डिसिप्लिन के साथ में फॉलो करता था, अनुशासन के साथ में फॉलो करता था, धार्मिक व्यक्ति था। लेकिन उसने कभी धर्म और राजनीति को एक नहीं किया, यानी कि उसने धर्म को धर्म की जगह पर रखा, राजनीति को राजनीति की जगह पर रखा। यानी कि वह धार्मिक व्यक्ति होने के साथ ही साथ में एक ऐसा शासक भी था जिसने कभी भी
धर्म और राजनीति को एक नहीं किया, हमेशा अलग अलग रखा कि धर्म का स्थान अपनी जगह पर है, राजनीति का स्थान अपनी जगह पर है। अगर धर्म और राजनीति को एक कर दिया गया तो शासन सत्ता का संचालन करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो और इसके अलावा इसने कुछ मदरसों का निर्माण भी किया था। इसने बदायूं और दिल्ली में मदरसा मुइज्जी, मुइज्जी मैंने आपको बोला मोहम्मद गौरी के जो वंशज थे उसको मुइज्जी कहा जाता था, और मोहम्मद गौरी के वंश को ही मुइज्जी वंश कहा जाता था। और क्योंकि इल्तुतमिश मोहम्मद गौरी का गुलाम था तो इसने बदायूं और दिल्ली में मोहम्मद गौरी की याद में मदरसा मुइज्जी का निर्माण करवाया, और दिल्ली में अपने पुत्र जो उसका नासिरुद्दीन था उसके पुत्र की मृत्यु के बाद में मदरसा नासिरिया भी बनाया। तो मदरसा नासिरिया और मदरसा मुइज्जी ये दोनों दिल्ली में है, और बदायूं में मदरसा मुइज्जी एक और है जो कि मैंने यहाँ पर लिखा है, आप ये देख सकते हो। ये जो धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्ति था परंतु धर्म व राजनीति को अलग रखा, सूफी संतों का सम्मान करता था तथा दिल्ली व बदायूं में मदरसाओं का निर्माण करवाया। अब मैंने ये यहाँ पे लिखे हैं मदरसे, मदरसा मुइज्जी और मदरसा नासिरिया। ये जो मदरसा मुइज्जी है जो मैंने यहाँ पे नीचे भी लिखा है मदरसा मुइज्जी, दिल्ली और बदायूं में इसने मदरसा मुइज्जी का निर्माण करवाया था। लेकिन जो ये मदरसा नासिरिया है जो कि अपने पुत्र के मृत्यु के बाद में इसका निर्माण करवाया था, इसका निर्माण इसने किया था दिल्ली में। यानी कि दिल्ली में दो मकबरे थे, मदरसा मुइज्जी, मदरसा नासिरिया। लेकिन इसके साथ ही साथ में बदायूं में भी इसने मदरसा मुइज्जी का निर्माण करवाया था। तो बस यहाँ पर हो जाती है इल्तुतमिश की मृत्यु। अब इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद में इल्तुतमिश ने एक अभियान किया था, ग्वालियर अभियान। उसमें उसने अपना उत्तराधिकारी किसी पुत्र को नियुक्त ना करके रजिया सुल्तान को नियुक्त किया था, जैसा हमने पिछली कक्षा में पढ़ा था, हम आगे ही पढ़ा था। तो उसने इल्तुतमिश ने रजिया सुल्तान को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया था। लेकिन जैसा कि मैंने आपको कहा कि इस्लामी जगत में एक स्त्री का शासक बनना इतना आसान नहीं था, और ऐसा माना भी जाता था कि स्त्री को शासक बनने का कोई अधिकार भी नहीं है। तो एक तरीके से अमीर लोग जो कि चालीसा था, तुर्कान चिहलगानी था, उसको ये कभी भी स्वीकार नहीं हो सकता था कि एक महिला हम पर शासन करेगी। तो इसीलिए उन्होंने क्या किया कि जैसे ही इल्तुतमिश की मृत्यु हो जाती है, इल्तुतमिश की आज्ञा की अवहेलना करते हुए उन्होंने शासक बना दिया इल्तुतमिश के एक अन्य पुत्र रकनुद्दीन फिरोज शाह, जो कि था रजिया सुल्ताना का एक सौतेला पुत्र। यानी कि सुल्तानों की बहुत सारी बेगमें होती थी, उन्हीं बेगम में से एक का नाम था शाह तुर्कान। अब शाह तुर्कान का पुत्र था रकनुद्दीन फिरोज शाह, और उसी रकनुद्दीन फिरोज शाह को जो चालीसा होती है, तुर्कान ए चिहलगानी होती है, वो इल्तुतमिश की आज्ञा के बाद में भी, उसकी इच्छा के बाद में भी कि मेरी मृत्यु के बाद में मेरी बेटी रजिया शासक बने, उसको अस्वीकार करते हुए इन्होंने शासक बनाया रुकनुद्दीन फिरोज शाह को। लेकिन शाह तुर्कान एक ऐसी महिला के रूप में जानी जाती है जो कि विद्वानों को और जो जितने भी अच्छे लोग होते हैं उनको ये काफी दान देती थी। तो एक तरीके से ये काफी दानी शैली की महिला जानी जाती थी। ये विद्वानों को भी दान देती थी और जो भी अच्छे लोग होते थे उनको दान देती थी। लेकिन साथ ही साथ में इसका जो रवैया था अमीरों के प्रति, जो इल्तुतमिश की बाकी संतानों के प्रति, बाकी बेगमों के प्रति, वो बहुत ही बुरा था। ये चाहती थी कि जो इल्तुतमिश के बाकी पुत्र हैं वो मेरे बेटे और मेरे बीच राज्य की सत्ता को हड़पने में कभी भी आ सकते हैं, मेरी सत्ता को हड़प सकते हैं। तो उसने क्या किया, धीरे धीरे करके इल्तुतमिश के बेटों को मरवाना स्टार्ट किया। इसने रजिया सुल्तानों को भी मारने की कोशिश की, लेकिन वो कैसे भी करके बच गई। उसके बाद में अमीर जो थे, अमीरों की शक्ति का दमन करना इसने स्टार्ट कर दिया शाह तुर्कान ने, क्योंकि रकनुद्दीन फिरोज शाह एक तरीके से नाम मात्र का शासक था। जो पीछे जो पावर काम कर रही थी वो शाह तुर्कान की काम कर रही थी। और शाह तुर्कान ही वह ऐसी महिला है, दिल्ली सल्तनत की पहली महिला है जिसने एक तरीके से सत्ता को हड़पने का प्रयास किया था। तो शाह तुर्कान ने इल्तुतमिश के सभी बेगमों को मरवाना स्टार्ट कर दिया, उसके जो पुत्र थे इल्तुतमिश के उनको मारना शुरू कर दिया, अमीरों का दमन करना स्टार्ट कर दिया। इस तरीके से अमीरों ने विद्रोह कर दिया अलग अलग जगह पर। इससे दिल्ली में बहुत ही बड़ी अव्यवस्था उत्पन्न हो जाती है। इसी अव्यवस्था का फायदा उठाती है रजिया सुल्ताना। रजिया सुल्ताना लाल वस्त्र पहनती है जो कि न्याय के प्रतीक होते हैं, और वो घोड़े पे बैठ के जाती है जामा मस्जिद में, जिसका निर्माण इल्तुतमिश ने करवाया था, जो कि एक बहुत ही बड़ी मस्जिद है। वहां पे जाती है, वहां पर जाकर लोगों के सामने न्याय की गुहार लगाती है। वो कहती है कि मैं आज आपके सामने लाल वस्त्र पहनकर उपस्थित हुई हूँ क्योंकि मुझे आपसे न्याय चाहिए। मेरे पिता जो कि आप सबके शासक थे, सुल्तान थे, जिन्होंने आपकी बहुत सेवा की है, इल्तुतमिश, उन्होंने अपना उत्तराधिकारी मुझे नियुक्त किया था। लेकिन शाह तुर्कान के कारण और अमीरों की षड्यंत्र के कारण मुझे शासक नहीं बनाया गया।
अब मुझे न्याय आपसे चाहिए, जनता से चाहिए, दिल्ली की जनता से चाहिए कि क्या मेरे पिताजी जो आपके शासक थे, उनके आज्ञा की अवहेलना होनी चाहिए। तो एक तरीके से बहुत ही इमोशनल स्पीच देती है रजिया सुल्ताना जामा मस्जिद में लोगों के सामने लाल वस्त्र पहन के। तो लोगों के सेंटिमेंट्स कहीं ना कहीं रजिया सुल्ताना के साथ में जुड़ जाते हैं, और उस समय दिल्ली में बहुत ज्यादा अव्यवस्था भी फैली हुई थी। तो एक तरीके से लोग भी काफी परेशान थे। तो उस समय दिल्ली की जनता ने रजिया सुल्ताना का साथ दिया। रजिया सुल्ताना की बातों से वो काफी इमोशनल हो जाते हैं, लोग काफी जुड़ जाते हैं। और उसके बाद में उन्होंने क्या किया, सभी जो भीड़ थी दिल्ली की वो इकट्ठा होती है, रजिया सुल्ताना के साथ में जाती है, साथ में जाकर महल पर धावा बोलती है और उसका नेतृत्व करती है रजिया सुल्ताना। और उसके बाद में जो शाह तुर्कान थी, जो रजिया की सौतेली माँ थी, जो रकनुद्दीन फिरोज शाह की माता थी, जो कि अपनी दानशीलता के लिए बहुत ज्यादा प्रसिद्ध थी, लेकिन साथ ही साथ में अपनी क्रूरता के लिए भी बहुत ज्यादा प्रसिद्ध थी, उसको वो बंदी बना देती है। रकनुद्दीन फिरोज शाह को भी बंदी बना देती है और कुछ समय बाद में दोनों की हत्या कर दी जाती है। तो इस तरीके से रकनुद्दीन फिरोज शाह और शाह तुर्कान का चैप्टर समाप्त हो जाता है। सुल्तान बनती है रजिया सुल्ताना। रजिया सुल्ताना दिल्ली की एकमात्र महिला शासिका, पहली और एकमात्र महिला शासिका अगर कहा जाए पूरे मध्यकालीन भारत की, तो वो रजिया सुल्ताना ही थी। बाकी किसी भी स्त्री का एक शासक बनने का उदाहरण हमें कभी भी कहीं पर भी नहीं मिलता है। रजिया सुल्तान एकमात्र शासिका थी दिल्ली सल्तनत की या फिर मध्यकालीन भारत की जो कि महिला थी, और उसके बाद में कोई भी दूसरी महिला शासिका नहीं बनती है रजिया सुल्ताना के अलावा। रजिया सुल्ताना को शासक बनाया था दिल्ली की जनता ने। तो एक तरीके से रजिया सुल्तान मध्यकालीन भारत की पहली ऐसी शासक या शासिका थी जिसको दिल्ली की जनता ने या फिर एक राज्य की जनता ने शासक बनाया था, ना कि अमीरों ने, ना कि किसी और ने। भले ही इल्तुतमिश ने अपनी इच्छा जाहिर की थी कि मेरे बाद में जो शासक बनेगी वो रजिया सुल्ताना बनेगी, लेकिन फिर भी जब रकनुद्दीन फिरोज शाह को बनाया गया शासक, उसके बाद में दिल्ली की जनता ने रजिया सुल्ताना का साथ देके रजिया को उत्तराधिकारी के रूप में नामित करते हुए उसको शासक बनाया। तो रजिया सुल्तान मध्यकालीन भारत की एकमात्र, प्रथम व एकमात्र मुस्लिम शासिका। दूसरी बात कि ऐसी पहली शासक या शासिका जिसको जनता ने चुना, जिसने इल्तुतमिश के जो इच्छा थी उसको, उसकी इज्जत करते हुए रजिया सुल्ताना को उन्होंने शासक बनाया दिल्ली की जनता ने। क्योंकि रजिया ने लाल वस्त्र पहनकर दिल्ली की जामा मस्जिद में एक बहुत ही इमोशनल स्पीच दी थी कि कैसे दिल्ली में अव्यवस्था फैली हुई है, कैसे लोगों के साथ में अत्याचार हो रहे हैं, कैसे मेरे साथ में बुरा हो रहा है। तो एक तरीके से फिर ये बनती है शासक रजिया सुल्ताना। शासक बनने के बाद में रजिया सुल्ताना सबसे पहले खुतबा पढ़वाती है। खुतबा एक तरीके से एक नैतिक संहिता मान सकते हो, एक ऐसे उसको एक ऐसे पेज के रूप में देख सकते हो, एक ऐसी संहिता के रूप में देख सकते हो जिसमें नैतिक कार्यों का संकलन होता है। और वो खुतबा प्रत्येक जो मुस्लिम लोग होते हैं उस समय उसमें उस खुतबे में वो पढ़ते थे कि हमें कैसे कैसे सामाजिक और धार्मिक आचरण, कैसे कैसे नैतिक आचरणों का पालन करना है। और उसी खुतबे में खलीफा का नाम भी होता था और साथ ही साथ में शासक का नाम भी होता था। तो रजिया सुल्ताना ने भी खुतबे में अपना नाम लिखवाया और साथ ही साथ में उपाधि लेती है रजिया सुल्ताना उम्दत उल निस्वा, और साथ ही साथ में वह उपाधि लेती है अल दुनिया वल दिन सुल्तान रजियत। ये दोनों खुतबे में भी अपना नाम लिखवाती है और साथ ही साथ में जो सिक्के जारी किए थे रजिया सुल्तान ने उसके ऊपर भी हमें अल दुनिया वल दिन सुल्तान रजियत का नाम देखने को मिलता है। तो ये दोनों इसकी उपाधियां थी, ये भी याद रखनी है, उम्दत उल निस्वा की उपाधि और अल दुनिया वल दिन सुल्तान रजियत की उपाधि। तो ये भी हमें याद रखनी है। उसके बाद में जब रजिया को पता होता है कि जो चालीसा है, जो तुर्कान ए चिहलगामी है, वो मेरे खिलाफ षड्यंत्र कर रही है, तो इसलिए रजिया क्या करती है कि जो गैर तुर्क दास होते हैं, गैर तुर्क जो शमशी दास होते हैं, यानी कि जो चालीसा के सदस्य होते हैं जो कि इल्तुतमिश के दास थे, शमशी दास थे, उन्होंने रजिया ने क्या किया, उनको धीरे धीरे हटा के उसकी जगह पर दूसरे यानी कि गैर तुर्क लोगों को, जो कि शमशी दास नहीं थे, यानी कि जो मुसलमान थे लेकिन एक तो तुर्क नहीं थे और दूसरे जो दास थे वो भी इल्तुतमिश के नहीं थे। तो एक तरीके से रजिया ने तुर्कान ए चिहलगामी या चालीसा के जो लोग थे उसकी जगह पर उसने अन्य लोगों को नियुक्त करना शुरू किया, जिससे चालीसा के लोगों का गुस्सा जो रजिया के प्रति था वो और ज्यादा बढ़ जाता है और वो शुरू करते हैं षड्यंत्र रजिया सुल्तान के खिलाफ। क्योंकि उनको पता था कि अगर हमने रजिया को नहीं हटाया तो वो हमें हमारी शासन सत्ता से हटा देगी, हमारे पावर सारे के सारे छीन लेगी, शक्तियां, अधिकार सब कुछ छीन लेगी। रजिया सुल्तान एक
अबिशीनियाई हबशी होता है, यानी कि जो अफ्रीका का जो क्षेत्र है वहां से ही एक कन्वर्टेड जो मुस्लिम था जिसका नाम था जमालुद्दीन याकूत, और उसको रजिया बनाती है अमीर ए आखुर, यानी कि जो अस्तबल होता है, यानी कि जो घोड़े का जो घोड़ों का पूरा प्रबंधन का काम होता है उसको बोलते हैं अमीर ए आखुर। जो घोड़ों का पूरा काम देखता है, अमीर ए आखुर, घोड़ों के अस्तबल का प्रधान। तो उसको एक बहुत ही बड़ा पद दिया गया, तो एक तरीके से चालीसा के लोगों में गुस्सा वापस व्याप्त हो जाता है और वो ऐसी ऐसी बातें फैलाते हैं रजिया के बारे में कि रजिया एक अबिशीनियाई हबशी को अमीर आखुर के पद पर नियुक्त किया है, और वो अबिशीनियाई हबशी यानी कि जमालुद्दीन याकूत अपने हाथों से रजिया को घोड़े पर बिठाता है। और इसामी, इब्न बतूता जैसे जैसे बहुत से जो इतिहासकार थे वो रजिया पर ये आरोप लगाते हैं कि रजिया के जमालुद्दीन याकूत के साथ में अनैतिक संबंध थे। जब इसकी बात फैलती है बहुत सारी जगह पे, तो जितने भी मुस्लिम लोग होते हैं वो इसका विरोध करते हैं कि पहली बात तो एक शासिका सुल्तान बनी, एक महिला शासिका सुल्तान बनी, वो भी बहुत बड़ी बात थी। उसके बाद में वो एक तरीके से अनैतिक संबंध बना रही है एक ऐसे व्यक्ति के साथ में जो कि एक हबीशिनियाई अफ्रीकन है, जो कि अपने आप में भले ही कन्वर्टेड हो लेकिन वो अफ्रीकन है। और एक तरीके से, क्योंकि अफ्रीकन लोगों का रंग मंग पता है ना आपको कैसा होता है, तो वहां पर उनको ये बात अच्छी नहीं लग रही थी कि कैसे एक अबिशीनियाई हबशी एक इतने बड़े पद पर पहुंच गया, और कैसे वो उसके संबंध जो थे रजिया सुल्ताना के साथ में बहुत ही अच्छे थे। तो इसी बात का फायदा उठाते हुए उन्होंने ऐसी ऐसी बातें करनी शुरू की कि रजिया के संबंध जो है वो जमालुद्दीन याकूत के साथ में बहुत ही अनैतिक संबंध है। एक तरीके से वापस षड्यंत्र रचना वो शुरू करते हैं। फिर क्या होता है, फिर वो एक षड्यंत्र रचते हैं। उस समय अमीर ए हाजिब के पद पर था इख्तियारुद्दीन एतगिन। एतगिन को रजिया ने नियुक्त किया था अमीर ए हाजिब के पद पर। अमीर ए हाजिब का पद ऐसा पद होता है जो कि हमेशा सुल्तान के साथ में रहता है, जो दरबार का संचालन करता है, सुल्तान की व्यक्तिगत सेवाओं का भी नियंत्रण रखता है। तो एक तरीके से सुल्तान के काफी क्लोज होता है ये जो पद है अमीर आखुर का पद। तो उसी तरह उस समय था अमीर आखुर के पद पे एतगिन। एतगिन को ये चाहिए था कि वो ज्यादा वो वजीर बन जाए, वो शासन की शक्तियां अपने कंट्रोल में ले ले। तो उसने एक षड्यंत्र रचा चालीसा के लोगों के साथ में मिलकर। उसने क्या किया, पहले उसने भड़काया एक अल्तुनिया। अल्तुनिया बठिंडा में एक जगह है, उसके जो अल्तुनिया था बठिंडा के राज्य का जो शासक था उसको भड़काया। उसने कहा कि तुम विद्रोह करो रजिया के अगेंस्ट में। और उसके साथ ही साथ में उसने ये भी कहा कि जो उत्तर पश्चिम में दो तीन और लोग थे, जैसे कबीर खान अयाज नाम का भी एक व्यक्ति था, उसने भी उनको भड़काया कि आप भी विद्रोह कीजिए। तो एक तरीके से क्या होता है, भारत की उत्तर पश्चिमी सीमा में विद्रोह होने शुरू होते हैं। अब एतगिन जो कि रजिया के विरुद्ध था, लेकिन रजिया को यह बात नहीं पता थी कि ये मेरे विरुद्ध है, क्योंकि वो रजिया के साथ में था, अमीर हाजिब के पद पर था। तो जब विद्रोह होते हैं तो रजिया उन विद्रोह को दबाने के लिए प्रस्थान करती है, और जैसे ही वो प्रस्थान करती है विद्रोह का दमन करती है। और जब वापस आ रही होती है उस समय जो अल्तुनिया होता है, जो बठिंडा का शासक होता है, उसके पास में ये सूचना भिजवाता है एतगिन की रजिया आपके साम्राज्य से एरिया से गुजर रही है, अभी अच्छा मौका, आप भी विद्रोह कर दो। तो जैसे ही रजिया को ये पता चलता है कि अल्तुनिया ने भी विद्रोह कर दिया है, तो रजिया जाती है वहां पर बठिंडा में, वहां पर जाती है अल्तुनिया के दमन के लिए जाती है। लेकिन उस समय तक अल्तुनिया और एतगिन, क्योंकि दोनों मिल चुके थे और एतगिन ने बहुत सारे षड्यंत्र भी रचे थे, और एतगिन ने एक बहुत बड़ी सेना का हिस्सा अपने समर्थन में कर लिया था। और जब रजिया अल्तुनिया के वहां जाती है तो अल्तुनिया के खुद की सेना और उसकी उसके साथ ही साथ में उसके खुद के अमीर ए हाजिब का धोखा करना, उसके साथ में षड्यंत्र करना और बहुत सारी सेना का समर्थन प्राप्त न होना, इन सभी कारणों के चलते रजिया वहां पर पराजित हो जाती है, विद्रोह का दमन नहीं कर पाती है, और रजिया सुल्तान को कैद कर लिया जाता है अल्तुनिया के द्वारा बठिंडा में। तो बठिंडा में अल्तुनिया कैद कर लेता है रजिया सुल्ताना को, और फिर एतगिन जाता है दिल्ली में। इख्तियारुद्दीन एतगिन दिल्ली में जाकर चालीसा के लोगों को बताता है कि हमने रजिया को कैद कर लिया है। उसके बाद में वह चालीसा के सदस्य जो हबशी होता है जमालुद्दीन याकूत, उसकी भी हत्या कर देते हैं। और बाद में जब रजिया को लगता है कि अभी शासन सत्ता जाने वाली है, कोई भी उम्मीद की किरण नहीं दिख रही है, तो रजिया अल्तुनिया को अपने पक्ष में करने का प्रयास करती है। रजिया अल्तुनिया को ये बोलती है कि आप मेरे से शादी कर लो, हम दोनों शादी कर लेते हैं, फिर हम अभियान करेंगे दिल्ली पर, और हम दोनों शासक और शासिका के रूप में शासन करेंगे दिल्ली में। अल्तुनिया, जिसको लग रहा था कि एतगिन जो इख्तियारुद्दीन एतगिन था उसके साथ में, उसने
अल्तुनिया के साथ में धोखा कर दिया, क्योंकि एदगिन जब दिल्ली पहुंचा तो दिल्ली पहुंचने के बाद में उसने सभी शासन शक्तियों को अपने कंट्रोल में ले लिया, और अल्तुनिया के जो पत्र थे उसका उसने अच्छी तरीके से जवाब नहीं दिया। तो कहीं ना कहीं अल्तुनिया को भी ये लग रहा था कि उसके साथ में धोखा हो गया है, और रजिया के साथ में तो ऑब्वियसली षड्यंत्र हुआ ही था। तो फिर दोनों की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के बाद में दोनों ने शादी कर ली, और शादी करने के बाद में अल्तुनिया और रजिया सुल्तान दोनों जाते हैं दिल्ली पर अभियान करने के लिए। लेकिन जब वो दिल्ली पर अभियान करने के लिए जाते हैं, उस समय तक जो इख्तियारुद्दीन ऐतगीन होता है, जो चालीसा के सदस्य होते हैं, वो क्या करते हैं, वो शासक बना लेते हैं मुइजुद्दीन बहराम शाह को। मुइजुद्दीन बहराम शाह को शासक बना देते हैं, और तब तक वो जब रजिया सुल्ताना और अल्तुनिया जाते हैं लड़ाई करने के लिए, लेकिन उनके पास में इतनी मैन पावर यानी कि आर्मी नहीं होती है। लेकिन मुइजुद्दीन बहराम शाह को शासक बनाने के बाद में चालीसा के सदस्यों की शक्ति बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी, और उनके पास में अच्छी खासी सेना भी थी जो कि उनके समर्थन में थी। तो फिर दोनों का युद्ध होता है, दोनों के बीच में संघर्ष होता है, और अल्तुनिया और रजिया सुल्तान दोनों हार जाते हैं। वो दिल्ली पर अपना आधिपत्य स्थापित नहीं कर पाते हैं। फिर जैसे ही वो जा रहे होते हैं, तो एक जगह है हरियाणा में कैथल, कैथल नामक जगह पर कुछ लुटेरे होते हैं, वो अल्तुनिया और रजिया सुल्तान दोनों की हत्या कर देते हैं, और इसी के साथ में रजिया की कहानी का अंत हो जाता है। एल्फिंस्टन जैसे इतिहासकार और सिराज जैसे इतिहासकार ये बोलते हैं कि रजिया में एक उचित शासक के सभी गुण विद्यमान थे। अगर उसका सबसे बड़ा अवगुण था, अगर उसका सबसे बड़ा दोष था, तो वो ये था कि वह एक स्त्री थी, और उस समय एक स्त्री को कभी भी शासक जो अमीर है वो कभी भी एक स्त्री को शासिका स्वीकार नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वहां पे ईगो क्लैश होता है। और वो भी मध्यकालीन भारत की बात कर रहा हूं मैं, आज से 1200-1300 साल पहले एक मुस्लिम महिला का शासक बनना कितनी बड़ी बात रही होगी। और उस समय आप समझ सकते हो कि कभी भी जो वहाँ के जो अमीर थे, मुस्लिम अमीर थे, वो कभी भी ये चीज डाइजेस्ट नहीं कर सकते थे कि हमारे ऊपर रूल करने वाली जो शासक है वो एक महिला है। तो वो कभी होने वाला था ही नहीं। देर सवेर रजिया की मृत्यु निश्चित थी, रजिया का हारना तय था। लेकिन फिर भी रजिया सुल्तान 3 वर्ष 6 माह तक शासन करती है, जो कि अपने आप में बहुत बड़ी बात है। 3.5 साल तक रजिया सुल्तान खुद को सभी षड्यंत्रों से सुरक्षित रखती है, और अच्छा खासा दिल्ली की शासन सत्ता का संचालन भी करती है। तो अपने आप में बहुत ही वो अच्छी बात थी। और एक तरीके से जो एल्फिंस्टन ने कहा है, एक तरीके से जो सिराज ने कहा है, वो सही बात भी है कि रजिया में एक एक उचित शासक के सभी गुण थे। रजिया एक बहुत ही अच्छी शासिका बन सकती थी, लेकिन वो नहीं बन पाई। क्यों नहीं बन पाई? क्योंकि उसका स्त्री होना उसके सभी गुणों पर भारी पड़ गया। तो इसके साथ में रजिया की कहानी का अंत हो जाता है। फिर शासक बनता है मुइजुद्दीन बहराम शाह। मुइजुद्दीन बहराम शाह को इख्तियारुद्दीन ऐतगीन शासक बनाता है, और वो बहराम शाह की पुत्री से विवाह कर लेता है। और वह मुइजुद्दीन बहराम शाह के शासनकाल में से अगर सिर्फ एक बात याद रखनी है, तो वो यही बात याद रखनी है कि इसके शासनकाल में एक पद का गठन किया गया था, जिस पद का नाम है नायब ए मुमलिकात, या फिर नायब ए मामलिकात भी उसको कहते हैं। नायब ए मामलिकात का पद का जो शुरुआत हुई थी, इस पद का जो गठन हुआ था, वो मुइजुद्दीन बहराम शाह के शासनकाल में हुआ था। और इस पद पर पहली नियुक्ति जिस व्यक्ति की गई, ऑब्वियसली ऐतगिन की गई, क्योंकि ऐतगिन ही उस समय लीडर था चालीसा का, और वही सब षड्यंत्र रच रहा था। और उसी ने मुइजुद्दीन बहराम शाह की पुत्री से शादी करके उसको इस आश्वासन के साथ में कि आप शासन सत्ता का प्रयोग नहीं करोगे, सारी शक्तियां मेरे पास रहेगी। और इसी को वैधानिक रूप देने के लिए मुइजुद्दीन बहराम शाह के शासनकाल में नायब ए मामलिकात नामक पद का सृजन होता है, जो कि अपने आप में उस पद की हैसियत उप सुल्तान जैसी थी, यानी कि सुल्तान के बाद में दूसरा सबसे शक्तिशाली व्यक्ति। तो एक तरीके से बहराम शाह को ये बात फिर पसंद नहीं आ रही थी कि कैसे वो शासन संचालन नहीं कर पा रहा है, सुल्तान होने के बाद में भी सत्ता उसके पास में नहीं है। तो बहराम शाह को इस बात का बहुत ज्यादा बुरा लगता है। धीरे धीरे इख्तियारुद्दीन ऐतगीन का स्वतंत्र व्यवहार और आचरण उसको खटकने लगता है। फिर वो क्या करता है कि वह वापस करता है षड्यंत्र और ऐतगीन की हत्या करवा देता है। तो इस तरीके से ऐतगीन का भी जो चैप्टर है वो यहाँ पे क्लोज हो जाता है। फिर उसके बाद में जो मंगोल आक्रमण है वो होते हैं। उस समय तैयर बहादुर नामक एक मंगोल शासक था, उसका आक्रमण होता है और लाहौर पर वो आक्रमण करता है। तो उस जिस समय वो लाहौर पर आक्रमण करता है, तो उस समय दिल्ली से लाहौर को कोई भी सहायता प्राप्त नहीं होती है। मुइजुद्दीन बहराम शाह मंगोल खतरे से निपटने के लिए किसी भी
तरह की कोई भी दिलचस्पी नहीं दिखाते हैं, पहली बात। दूसरी बात, जब एतगिन की हत्या कर दी गई उसके बाद में मुइजुद्दीन बहराम शाह एक काफी स्वतंत्र आचरण करने लगा था। उसने एक काजी की भी हत्या करवा दी थी, तो जिससे बाकी के अमीर सशंकित हो गए थे कि अगर ये एतगिन को मरवा सकता है, अगर ये काजी को मरवा सकता है, और अगर ये स्वतंत्र आचरण कर रहा है, ये अगर लाहौर मंगोलों से लड़ने के लिए सेना नहीं भेज रहा है, तो हो सकता है कि कल को तो ये हमें भी मार सकता है। इस तरीके से चालीसा को वापस वो भय उत्पन्न हो गया कि नहीं, हमें एक ऐसा सुल्तान चाहिए जो हमारे इशारों पर नाचे, ना कि हमें उनके इशारों पर नाचना पड़े। तो इसी से वो सारे के सारे अमीर रुष्ट हो जाते हैं, सशंकित हो जाते हैं, सारे इकट्ठा होते हैं, और इकट्ठा होने के बाद में अपनी सेना को इकट्ठा करते हैं और दिल्ली आते हैं। दिल्ली आने के बाद में मुइजुद्दीन बहराम शाह को वो कैद कर लेते हैं और उसकी हत्या कर देते हैं। तो इसी के साथ में मुइजुद्दीन बहराम शाह का जो चैप्टर है वो भी 2 साल में क्लोज हो जाता है। तो एक बार वापस देख लेते हैं। हमने इल्तुतमिश तक समझ लिया था। रुकनुद्दीन फिरोज शाह शासक बनता है 1236 में, क्योंकि इल्तुतमिश की मृत्यु होती है 1236 में। 1236 में रुकनुद्दीन फिरोज शाह शासक बनता है, जो कि 6 माह तक शासन करता है। रजिया को उत्तराधिकारी नियुक्त किया था, परंतु चालीसा के सहयोग से यह रुकनुद्दीन फिरोज शाह शासक बनता है। इसकी माता शाह तुर्कान के अत्याचार के कारण दिल्ली में अव्यवस्था उत्पन्न होती है। रजिया लाल कपड़े पहनकर जामा मस्जिद जाती है, जहां वह जनता के सामने न्याय की गुहार लगाती है। जनता के सहयोग से रजिया शासक बनती है और रुकनुद्दीन की हत्या कर देती है। जनता के सहयोग से सुल्तान बनने वाली प्रथम शासिका रजिया थी। और हाँ, रजिया ने शासक बनने के बाद में मर्दों की तरह आचरण करना शुरू कर दिया था। उसने कुबा और कुला पहनना शुरू कर दिया था। कुबा यानी कि एक ऐसा कोट होता था, और कुला एक तरीके की टोपी होती थी जो उसने पहनना शुरू कर दिया था। तो एक तरीके से वह मर्दों की तरह व्यवहार करना शुरू कर दिया था। उसने जो स्त्रियों के जो होते हैं कि जो स्त्रियां एक तरीके से जिस तरीके का पहनावा पहनती है, जिस तरीके की पोशाकें पहनती है, रजिया ने उनका त्याग कर दिया था। और एक तरीके से शासक सुल्तान एक आदमी, एक मर्द की भांति उसने शासन करना शुरू किया। उस तरीके का पहनावा भी उसने पहनना शुरू किया था, जिसमें हमने ये देखा कि मर्दों की तरह कुबा यानी कि कोट एवं कुला यानी कि टोपी पहनना इसने आरंभ किया। आप कभी रजिया सुल्तान गूगल पे सर्च करोगे ना, तो आपको वो दिखेगा इमेज उसमें, जहां पर उसने कोट पहना हुआ है और ऐसे जो है माथे पर ऐसे एक तरीके की टोपी पहनी हुई है, एक तरीके का जो हमारे होते हैं ना साफा टाइप, उस टाइप का पहना हुआ है। तो मर्दों की तरह कुबा एवं कुला पहनना शुरू किया रजिया सुल्तान ने। और रजिया सुल्ताना का शासन रहता है 1236 से 1240, ऑलमोस्ट 3 वर्ष 6 माह तक। सुल्तान बनने के बाद में रजिया ने खुतबे में उम्दत उल निस्वा एवं अल दुनिया वल दिन सुल्तान रजियत की उपाधि ली। रजिया मध्यकाल की प्रथम व एकमात्र महिला शासिका थी। और इसके बाद में पढ़ते हैं हम कैसे कैसे घटनाक्रम होता है कि गैर शमशी तुर्क गुलामों को बड़े पद दिए। हमने जैसा मैंने आपको बताया कि रजिया को पता था कि चालीसा के जो लोग हैं वो मुझे कभी भी शासिका स्वीकार नहीं कर सकते, तो मुझे उनको हटाना जरूरी है। लेकिन बात बस यही थी कि वो लोग संख्या में ज्यादा थे और एक स्त्री के लिए ये सब चीजें करना इतना आसान भी नहीं था। उसको यहाँ पर इतना ज्यादा सपोर्ट भी नहीं मिल रहा था। तो जैसे ही रजिया ने गैर तुर्क जो लोग थे उनको बड़े पद देना स्टार्ट किया, चालीसा के लोगों का गुस्सा और ज्यादा बढ़ गया और उन्होंने फिर स्टार्ट किए षड्यंत्र। चालीसा नाराज व सत्ता संघर्ष का आरंभ होता है। और उसी क्रम में क्या करती है रजिया, अफ्रीकन हबशी जमालुद्दीन याकुत को अमीर ए आखुर यानी अस्तबल के प्रधान, अस्तबल का प्रधान जो होता है, जो अमीर आखुर का पद होता है, उस पर नियुक्त करती है, जिससे वो लोग और ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं कि वो फिर ऐसी ऐसी बातें करना शुरू कर देते हैं। रजिया के इसके साथ में अनैतिक संबंध है, ये रजिया को अपने हाथ से ऐसे पीछे से पकड़ के उसको घोड़े पर बिठाता है, और बहुत सारे ऐसे ऐसी जो अफवाह होती है वो रजिया के बारे में फैलाई जाती है, जिससे रजिया कहीं ना कहीं जो मुस्लिम लोग होते हैं उनके बीच में वापस वो अलोकप्रिय होना शुरू हो जाती है। फिर स्टार्ट होता है विद्रोह का चरण। फिर उसके बाद में भटिंडा के अल्तुनिया द्वारा विद्रोह होता है। रजिया का विद्रोह के लिए प्रस्थान करती है। पीछे दिल्ली में चालीसा द्वारा याकूत की हत्या कर दी जाती है। तबर हिंद में षड्यंत्र द्वारा रजिया की हार हो जाती है, वह गिरफ्तारी हो जाती है। फिर रजिया द्वारा अल्तुनिया से विवाह का प्रस्ताव, दिल्ली विजय के लिए दोनों प्रस्थान करते हैं, अल्तुनिया और रजिया, लेकिन दिल्ली विजय के लिए प्रस्थान करते हैं, लेकिन उनकी हार हो जाती है। हार होने के बाद में वो कैथल हरियाणा में लुटेरों द्वारा दोनों की हत्या कर दी जाती है। और ये पूरा का पूरा जो षड्यंत्र हुआ था, इस षड्यंत्र के पीछे इख्तियारुद्दीन ऐतगिन का हाथ था। तो एल्फिंस्टन ने ये स्टेटमेंट दिया है कि रजिया का स्त्री होना उसका सबसे बड़ा अवगुण था। ये मैंने शॉर्ट में लिखा, लेकिन आप ये लिख लेना कि रजिया में एक शासक होने के सभी उचित गुण विद्यमान थे, लेकिन उसका स्त्री होना उसका सबसे बड़ा अवगुण था।
तो एक तरीके से फिर एतगीन के षड्यंत्र के बाद में मुइजुद्दीन बैराम शाह शासक बनता है 2 साल तक। इसके काल में नायब ए मामलिकात या नायब ए मुमलिकात, वो एक ही बात है, अलग वर्ड नहीं है, नामक एक नवीन पद का सृजन किया गया जिसकी हैसियत उप सुल्तान जैसी थी। इस पद पर सर्वप्रथम इख्तियारुद्दीन एतगीन की नियुक्ति की गई। बाद में सुल्तान द्वारा एतगीन की हत्या कर दी जाती है। तैर बहादुर मंगोल का आक्रमण होता है और उसके बाद में लाहौर पर जब ये मुइजुद्दीन बैराम शाह वह सेना नहीं भेजता है मंगोलों के विरुद्ध और उसके बाद में ये अमीरों की हत्या करवाना शुरू कर देता है, तो वापस अमीर सशंकित हो जाते हैं और इकट्ठा होकर इसकी हत्या कर देते हैं, जिसमें जो सबसे बड़ा हाथ था मुइजुद्दीन बैराम शाह की हत्या करवाने में, षड्यंत्र रचने में, वो था वजीर मुहज्जबुद्दीन का, जो कि बैराम शाह की हत्या करता है। मुइजुद्दीन बैराम शाह की हत्या हो जाती है और इसकी हत्या करने वाला जो वजीर था वो कौन था? वजीर मुहज्जबुद्दीन। तो हमने एक क्लास में इल्तुतमिश को पढ़ लिया, हमने एक क्लास में रजिया सुल्तान को पढ़ लिया, हमने रुकनुद्दीन फिरोज शाह को पढ़ लिया, हमने बैराम शाह को पढ़ लिया है। अब जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम अलाउद्दीन मसूद शाह और नासिरुद्दीन मोहम्मद और बलबन को पूरा कर लेंगे और उसके साथ में जो हमारा गुलाम वंश है वो भी पूरा हो जाएगा। मैं अभी कंटिन्यू कर नहीं पाऊंगा क्योंकि मैंने जैसा आपको बोला ना, मेरी तबीयत थोड़ी सी सही नहीं है, डाउन है, तो मेरे लिए लॉन्ग पढ़ाना इतना ईजी नहीं होगा। बट मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं कम टाइम में आपको अच्छा कंटेंट दूं। और अगर मुगल काल का मुझे नहीं पता, क्योंकि जैसी थोड़ी स्थितियां है ना, मैं कितनी क्लासेस ले पाऊंगा वो मुझे नहीं पता है, लेकिन मैं कम से कम आपका सल्तनत काल यानी कि गुलाम वंश, यानी कि खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश, ये मैं नेट के एग्जाम यानी कि जो 20-25 दिन रहे हैं ना उसमें मैं ये सल्तनत काल बहुत ही अच्छे से आपको पूरा करवा लूंगा, ये मेरी पूरी कोशिश रहेगी। तो नेक्स्ट क्लास में हम गुलाम वंश को पूरा कर लेंगे। अभी मुझे ये क्लास यहीं पे खत्म करनी पड़ेगी क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी सी नहीं है, वो फिर वो एनर्जी नहीं है मेरे अंदर। बट क्योंकि मुझे क्लास ये करनी थी तो मैंने अब ये हमने पढ़ लिया है मुइजुद्दीन बैराम शाह तक। आप ये अच्छे से देख लो, अगर आपको कोई भी वर्ड छोटा लग रहा है तो आप जूम करके भी देख सकते हो। बाकी मैंने एक एक पॉइंट बताया है कि क्या कहाँ पे लिखा हुआ है। और एक सॉरी, मैं ना आपके लिए थोड़ा सा और इजी कर देता हूँ, ये रजिया का मैटर यहाँ तक है। ठीक है, ये जो ब्रैकेट है उसमें रजिया सुल्तान के बारे में है, जो नीचे है उसमें मुइजुद्दीन बहराम शाह के बारे में है, और जो इतना सा है मैटर वो है रुकनुद्दीन फिरोज शाह का, और उससे ऊपर पूरा का पूरा इल्तुतमिश का मैटर है। मैंने आपको एक एक पॉइंट समझा दिया है। और मिलते हैं एक और कक्षा में, अगली कक्षा में, जिसमें हम गुलाम वंश को पूरा कर लेंगे। आपका ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली कक्षा में। थैंक यू।